हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू सी एंटर अकाउंटेंसी लेक्चर नंबर 8। क्या हाल चाल भैया, बढ़िया चल रहे हो ना। 1 से 7 लेक्चर कैसे लगे आपको, कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको फीडबैक कैसा लग रहा है। क्योंकि लेक्चर आप लगा रहे हो, फीडबैक देना आपका कर्तव्य है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो फीडबैक देना भी जरूरी है। एंड इसको अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके हैं दोस्त, उनको शेयर करो, क्योंकि ये सब उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है। एंड हमारा जो टारगेट है, हम फिर भी रिमाइंड करवा रहा हूं, टारगेट है अपन का 80+ मार्क्स का। हमने स्टार्टिंग से ही सोच लिया है कि हमारे तो 80+ आएंगे ही आएंगे। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। मतलब 80+ के नाम पे आपने अपना जीवन कर दिया अकाउंट्स के अंदर। बाकी सब्जेक्ट का अपन को कोई मतलब नहीं है बेटा। अपन फंटास्टिक है, पर फुल टू कूल है। मुझे पता आप नंबर ले आओगे बाकी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अकाउंट्स के अंदर नंबर लेके आना आपका कर्तव्य है। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स होने वाला है, पूरा का पूरा। एंड लेक्चर नंबर 1 से देखना, फटाफट स्टार्ट कर दो, आपको अकाउंट से फील आ जाएगा। मैं गारंटी लेके देता हूं बेटा। आपको समझ आ रही है ना, सही चल रहा है ना। पानी पुनी पी लो, आंख में पानी डाल लो, और टाइम देखो क्या हो रहा है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक है बेटा हमारा AS10। सर क्या कर रहे हैं हम AS पढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे। अरे बेटा, पहले AS पढ़ते हैं अपन। AS पढ़ने के बाद आपका जो बेस है ना, जो कॉन्सेप्चुअल बेस है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पसंद वो अपन की क्लास अटेंड ना करे, साफ सी बात है। क्योंकि मुझे स्पून फीडिंग कराना नहीं आता। मैं एक जेन्युइन पैशनेट हूं बंदा, जो टीच करने आया हूं आप लोगों के लिए। तो मैं कॉन्सेप्चुअल से खेल नहीं खेल सकता। आपको मैं गलत चीजें नहीं पढ़ा सकता, मेरा मन अलाउ नहीं करेगा। मैं गलत चीजें तो आपको टीच फिर भी कर सकता हूं शॉर्टकट के अंदर फटाफट, लेकिन मेरा मन अलाउ नहीं करेगा। मुझे रात को चैन से नींद नहीं आएगी। आप इस देश के फ्यूचर हो, आप इस कंट्री के सीए जो ICI के आप आने वाले ब्रांड एम्बेसडर हो। तो आपको अपनी नॉलेज का जो ना एक होता है, गाड़ के आना है पूरे वर्ल्ड के सामने कि आप ICI के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है, चलिए अभी अपन का क्या हुआ देखा। हमने स्टार्टिंग किया था कि हमने किया क्या, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर 3 के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो भी कर लिया, क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड इसके अंदर अपन ने किया क्या, AS1 भी कर लिया एंड AS2 भी कर लिया। इतना सारा सब अपना लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। लेक्चर 7 मैंने इसलिए बीच में बंद कर दिया था क्योंकि वो छोटा था, 1 hour 36 का था मेरे ख्याल से। दैट्स व्हाई मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं जब अगला AS करते तो हम नए से ही स्टार्ट करेंगे। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पेंडिंग है, मार्क कर लो अपनी बुक के अंदर या अपनी कॉपीज के अंदर। ये अपन का पेंडिंग है। अभी क्या है, पेंडिंग। ये पेंडिंग है। सर ये कब करेंगे, ये करेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर। ये जाएगा मॉड्यूल 2 के अंदर, क्योंकि वहां पे एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वहां पे एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम चैप्टर वहीं से करेंगे, तभी हम AS 3 पे आएंगे, ताकि हमारी जो इंटरलिंकिंग है ना वो टॉप की हो जाए। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5, सिर्फ ये 5 AS करने बाकी हैं, सिर्फ ये 5 AS करने बाकी हैं। मान के चलना ये 2 AS और ये 5 AS, ये 20 मार्क्स के आएंगे। कैश फ्लो तो एक्स्ट्रा आएगा 10 मार्क्स का, इसको तो भूल जाओ। 10 मार्क्स का कैश फ्लो एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे कम से कम 20 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। और जो हमने 2 चैप्टर किए हैं और साथ में किया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, वो कम से कम 8 to 10 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 30 मार्क्स का कंटेंट आपका जल्दी पूरा होने वाला है। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टडी मटेरियल खोलो अपने सारे के सारे। चलिए आ गया भैया, आ गया। कब आओगे, कब आओगे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर नहीं हुई, आ गया है AS10।
अब से हम स्टडी मटेरियल से ही पढ़ेंगे। मुझे कुछ लगता होगा कि शॉर्टकट करवाना है या कुछ कराना है तो आपको मैं जरूर बोलूंगा और चार्ट से या नोटबुक में आपकी लिखवा दूंगा। कॉपी साथ लेके बैठना, जब तक कॉपी लेके नहीं बैठोगे तब तक काम नहीं बनने वाला। इस जो लेक्चर की क्वालिटी आपको मिल रही है वो कहीं नहीं मिलेगी ऑल ओवर इंडिया। मैं ये भी लिख के दे रहा हूं, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं अपने आप को नहीं बता रहा, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो बच्चा है ना, आप जो लेक्चर देख रहे हो ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता आप कहां से हो कहां से नहीं हो, लेकिन मुझे बड़ी फील होती है कि नहीं यार, मैं जिन बच्चों को टीच कर रहा हूं उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो जब उनका सीए इंटर का आए रिजल्ट, वो ये बोल सके नहीं यार हमने अच्छा डिसीजन लिया, हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा और आज हम टॉप पे आए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप मेरे रैंक होल्डर हो, आप ही मेरे सीए चार्टर्ड फ्यूचर वाले सीए हो। ठीक है, चलिए AS10 रिवाइज। सर ये क्या है रिवाइज? अरे छोड़ो यार, हमको क्या मतलब है। एएस बेटा क्या है, बार बार ना चेंज होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, तो दैट्स वाई इन्होंने लिख दिया रिवाइज। हमको ध्यान नहीं देना, हमारा AS10 है। AS10, AS1 का नाम क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 का नाम क्या था? इन्वेंट्री। अब AS10 आ गया, AS10। सर बाकी कहां गए? 4 5 6, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, हमको नहीं पढ़ने, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हमको नहीं पढ़ने। AS10 रिवाइज, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमारा जो AS10 है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे अकाउंट्स की जान है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे अकाउंट्स की जान है, चाहे वो सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट्स हो, चाहे वो सीए इंटर का सेकंड ग्रुप का अकाउंट्स क्यों ना हो, चाहे वो सीए फाइनल एफआर का ही क्यों अकाउंट्स ना हो, चाहे वो सीए बनने की बात क्यों ना हो, चाहे वो सीए बनने के 10 साल ही बात क्यों ना हो, ये स्टैंडर्ड, इसके रूल्स, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो ये बातें कहना चाहता है स्टैंडर्ड, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। एब्सोल्युटली एग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दो। जब भी पढ़ने बैठो भगवान का नाम लो। चलो भगवान का नाम लो, अभी 1 2 3 लो भगवान का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम सुनो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड कॉमा लगाओ इक्विपमेंट। सर ये नाम हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको अपना माइंड खोलना पड़ेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बॉक्स में जाके बाहर जाना पड़ेगा। आपको अपनी जो पहले वाली बातें वो भूलनी पड़ेंगी। आपकी याददाश्त नहीं है, भूल चुके सब कुछ, अब आपको नई शुरुआत करनी है। ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, ये नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये कौन सा नाम है, ये कैसा नाम है? याद करो आप 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ के आए थे, 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ के आए थे, सीए फाउंडेशन में क्या पढ़ के आए थे। आप याद होगा, आप जब बैलेंस शीट तैयार करते थे 12th क्लास के अंदर, वो कैसी बनती थी? ऐसी बनती थी, टी शेप में बनती थी या वी शेप में बनती थी। जब भी आपकी बैलेंस शीट बनती थी आप क्या लिखते थे? फिक्स्ड असेट। याद है या नहीं है? फिक्स्ड असेट। उसके बाद क्या लिखते थे? टेंजिबल असेट। फिर क्या लिखते थे? टेंजिबल में क्या क्या लिखते थे बेटा, बताओ? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट, इक्विपमेंट।
लिखते थे या नहीं थे? लिखते थे या नहीं थे? यस सर, हम यही लिखते थे। लिखते थे या नहीं थे? कान खोलो, लिखते थे। लिखते थे सर, बिल्कुल लिखते थे। एक बात बताता हूं बेटा, पहले इसका स्टैंडर्ड था AS6। हमने जब स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि हमारे पास 29 AS थे, 29 AS थे, जिसके अंदर से 2 AS को काट दिया गया, जिसके अंदर से 2 AS को काट दिया गया। एक AS कौन था? एक AS था AS6, जिसका नाम था फिक्स असेट, जिसका नाम था फिक्स असेट। ये AS6 को काट दिया गया, रिमूव कर दिया गया और इसका नाम दे दिया गया AS10। AS10 जिसका नाम पड़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्होंने किया क्या बेटा? इस AS को एज पर इंडियस जैसा बना दिया, इस AS को एज पर इंडियस जैसा तैयार कर दिया। डिट्टो का डिट्टो सेम है। अगर इंटर में आपने AS पढ़ लिया, फाइनल के अंदर 100% सेम है। और CA फाइनल के अंदर भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस AS से। अगर आपने ये AS कर लिया तो CA फाइनल के जो भी क्वेश्चन हैं आपसे सोल्व हो जाएंगे। देख लो, इंटर का AS CA फाइनल में तक काम आएगा जाके, तो इसको भूलना मत। इसका इंडियस कौन सा है CA फाइनल के अंदर या पूरे वर्ड के अंदर? वो है इंडियस 16। उसका नाम भी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन आज हम AS पढ़ रहे हैं, AS का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब पता चला ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज है बेटा? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज है बेटा? ये वही सेम चीज है जो आपके फिक्स असेट थे। अभी इसने फिक्स असेट का नाम लेना बंद कर दिया, अभी इसने फिक्स असेट का नाम लेना बंद कर दिया। तो आज के बाद आप मुझसे एक पक्के वाला प्रॉमिस करो कि आप आज के बाद कभी भी किसी चीज को फिक्स असेट नहीं बोलोगे। आप आज के बाद कभी भी किसी चीज को फिक्स असेट नहीं बोलोगे, क्योंकि अब ये चीज खत्म हो चुकी है, कांटा लग चुका है। इसकी जगह बेटा आ चुका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब फिक्स असेट का नाम और निशान ही खत्म कर दिया है। किसने खत्म किया? ICAI ने खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि इंटरनेशनल वर्ड की बात करें, इंटरनेशनली की बात करें तो इंटरनेशनल के अंदर भी फिक्स असेट का यूज नहीं किया जाता। इंटरनेशनल के अंदर वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी मतलब आपकी जो भी जायदाद है, जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे वो लैंड हो सकती है, आपका कोई भी हाउस हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। प्लांट का मतलब है आपकी कोई भी मशीनरी, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो भी आप यूज कर रहे हो, जो आपके काम आती है। इक्विपमेंट का मतलब है जिस चीज से आप चीज करते हो, काम तैयार करते हो, कोई भी चीज है बेटा, वो सब इसमें कवर हो जाएंगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। अब सर ये AS की रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई? हमें क्या रिक्वायरमेंट है AS की? हम क्यों पढ़ रहे हैं AS? हम इसलिए पढ़ रहे हैं AS क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी क्या आएंगी? वहां पे PPE, इसको बोला जाता है PPE। इसका छोटा नाम, छुटकू नाम है PPE। जैसे कि मेरा नाम है कार्तिक, लेकिन मुझे मेरे घर में, मेरी फैमिली में क्या बुलाते हैं? आशु। मुझे क्या बुलाते हैं? आशु। ओए आशु यहाँ, ओए आशु यहाँ। तो मेरा नाम क्या है? छोटा आशु। अब इसका नाम क्या है? PP। ओए PP इधर आ, ओए PP इधर आ। तो आपको इसको बुलाना आगे से PPE। क्या बुलाओगे? PPE, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही सीख रहे हो। चलिए, PP, हम इसलिए PP को रीड कर रहे हैं क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पे क्या आता है? PP का क्या आता है? वैल्यू आती है कि आपके पास कितनी अमाउंट की लैंड है, कितने अमाउंट की बिल्डिंग है, कितने अमाउंट के फर्नीचर हैं, कितने अमाउंट का क्या है। और जो वो अमाउंट वहां पे आई, वो कैसे आई, उसकी कॉस्ट कैसे हुई, कैसे वो उस कॉस्ट पर आया। और मेन बात बच्चों, जो ध्यान रखने वाली बात है मेरे दोस्तों, मेरे
यारो वो है डेप्रीशिएशन। आपको पता होगा डेप्रीशिएशन कि जो असेट है आपकी, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन चार्ज होता है वो कौन बताता है? आप तो फाउंडेशन तक क्या पढ़ते आए हो कि डेप्रीशिएशन तो चार्ज होगा, लेकिन वो कैसे पता कि डेप्रीशिएशन चार्ज होगा? अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ना होता तो कोई कंपनी डेप्रीशिएशन चार्ज करती, कोई कंपनी चार्ज नहीं करती, कोई कंपनी पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन 1 साल के अंदर चार्ज कर देती, कोई कंपनी 100 साल तक चार्ज कर देती, तो दिक्कत आ जाती। तो बच्चा डेप्रीशिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो कौन बताता है? वो भी AS 10 बताता है, वो भी AS 10 बताता है डेप्रीशिएशन का। असेट की वैल्यू में जो चेंज आया, पहले लास्ट ईयर एक असेट की अमाउंट थी 1 लाख रुपए, इस साल वो अमाउंट हो गई 2 लाख रुपए, मतलब 1 साल में कितना चेंज आया? 1 लाख रुपए। वो चेंजेस क्यों आया, क्या रिक्वायरमेंट है वो चेंजेस की, वो भी कौन बताता है? AS 10 बताता है। कौन बताता है? AS 10 बताता है वो भी चेंजेस। तो समझ आया AS 10 की रेलिवेंस क्या है? क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो किसकी हेल्प करता है? यूजर्स की। क्यों? फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी AS का जो एक मेन पर्पस है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ही पर्पस है, टू help the users to understand the financial statement in a most understandable way, ताकि जो हम बंदे हैं जो कंपनी में पैसा आए हैं करने इन्वेस्ट, हमें कोई मिसगाइड ना कर सके। दैट्स वाई हम AS यूज करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। AS देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको मैंने भर के इंट्रोडक्शन समझा दिया है कि हमारा पर्पस क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन के अंदर मान के चलना 5 मार्क्स कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन इंटर में पूछेगा ही पूछेगा, और ये स्टैंडर्ड आपके हर चैप्टर में काम आएगा। आप चाहे सिंगल एंट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, ये वाला चीज आपके काम हमेशा ही आने वाली है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। जब मैंने भी इंटर के एग्जाम दिए थे, मेरे टाइम भी इसका सवाल पूछा गया था। जब व्हेन I was in the CA intermediate way back। सर आप कब थे इंटर में? मई 2016 में मैंने इंटर का एग्जाम दिया था अकाउंट्स का, ठीक है। तब उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर के अंदर भी। चलिए सर पास हो गए थे क्या आप? ऑब्वियसली पास हो गया था, तभी आपके सामने बैठा हूं ना CA बन के। AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन। अब हम सब इससे ही पढ़ेंगे, इससे ही पढ़ना है। इससे पढ़ने के बाद आपके अपने नोट्स खुद ही बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। ICAI ने बड़े चार्ट दिए हैं इसके अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव देखिए, पेंसिल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ये रे ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 10। गोली मारो उसको, गोली मारनी पड़ेगी इसको। क्या है? प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर PPE, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर PPE। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एक तो ये ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव वो कि हर AS का होगा। अगर ये ना भी लिखता हम तब भी जानबूझ के लिख के आते कि टू हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने क्या बताया था? चेंजेस इन सच इन्वेस्टमेंट। कैसे? अगर कोई चीज 1 लाख रुपए की है वो अगले साल 2 लाख की हो गई, या कोई चीज 2 लाख की है वो 1 लाख की हो गई, उसके बारे में कौन बताएगा? अगर वो PPE में आ जाती है चीज, वो बताएगा। ये AS 10 PPE, वो भी आ गया AS 10। इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन PPE, ये स्टैंडर्ड जो हमें ये भी बताएगा कि आपकी PPE में कहां क्या इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल लैंड के अंदर आपकी है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग के अंदर है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, आपके जो फर्नीचर है वहां है 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, आपकी जो बड़ी सारी क्या है आपने होटल दिया रेंट पे उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है 50 लाख इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपके पीपी के अंदर वो सारी बातें कौन बताएगा, एएस 10 ही बताएगा आपको पीपीई। एंड मेन इश्यूज जो हमने काम करना है इस पीपीई के अंदर, मेन अकाउंटिंग इश्यू वो है रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। सबसे बड़ी बात कि पहली बात कि वो पीपीई होना चाहिए। एक सॉरी, सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल इश्यू इन अकाउंटिंग ऑफ पीपीई, प्रिंसिपल इश्यू इन अकाउंटिंग ऑफ पीपीई रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई की पीपीई है क्या, पीपीई की डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई होगी, ध्यान सुनो, पीपीई की अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी तब ये इसकी रिकॉग्निशन की जाएगी। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन जो दी हुई है, जैसे हमने AS2 पढ़ा इन्वेंट्री का, तो जो इन्वेंट्री की हमको दी हुई थी 3 पार्ट के अंदर की इन्वेंट्री क्या क्या चीज है, अगर वो इन्वेंट्री वहां पर आ जाता तो उसका रिकॉग्निशन हो जाता ऑफ इन्वेंट्री, अदरवाइज उसका रिकॉग्निशन एज पर AS2 नहीं हो पाता। वैसे ही सेम चीज पीपी के अंदर है, अगर वो इसकी जो पीपी की हमारी डेफिनेशन में अगर ये आ गई तो ये पीपी में आ जाएगा, मतलब तो ये AS10 में आ जाएगा, अदरवाइज ये 10 में नहीं आएगा। तो उसकी मेन डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मान लो आ गया पीपी बन गया, कोई सामान था वो पीपी बन गया, सर पीपी क्या होता है हमें नहीं पता, भाड़ में गया पीपी क्या होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि मान लो पीपी बन गया, ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, बस थामा मास्टर, बस बहुत मजाक कर लिया, चलो रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, मान लो पीपी बन गया, पीपीई की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर दी इसने, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, क्या बोलता है कि उसकी कैरिंग अमाउंट, मतलब बैलेंस शीट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पीपी की अमाउंट आएगी, मान लो 4 लाख, वो कैसे आई, वो कैसे कैलकुलेट करी, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन बताएगा, ये भी AS10 बताएगा। पहले तो ये स्टेप है, दूसरा ये, तीसरा डेप्रिसिएशन चार्ज। हम जरूर पढ़ते आते हैं कि अगर कोई भी चीज हमारी असेट है, कोई भी चीज अगर हमारी पीपीई है या असेट है, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि उसका यूज हम ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर हो रही है, तो वैसी बात है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और जो वैल्यू कम हो जाती है हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज। क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज। तो इसके बारे में कौन बताएगा, ये भी AS10 बताएगा आपको, पीपीई ही बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट किया, क्या चीज है क्या नहीं, वो भी AS10 ही बताएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगला क्या है, इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सर ये क्या चीज है इंपेयरमेंट लॉस, बेटा ये हमको मिलेगा सेकंड, हम जब ना सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे एडवांस अकाउंट्स का, हम जब एडवांस अकाउंट पे आएंगे ना सेकंड ग्रुप के अंदर, तब हमको ये मिल जाएगा इंपेयरमेंट लॉस का। इंपेयरमेंट लॉस अभी अंडरस्टैंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, वैसे ही 10 सेकंड के अंदर मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज है। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है कि मान लो उस असेट की वैल्यू, उस पीपी की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन हम मार्केट के अंदर चेक करते हैं, हम चेक करवाते हैं कि यार इस चीज की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। अगर हम आज बाजार में सामान बेचना चाहें तो वैल्यू क्या है, वो बोलता जी वैल्यू है 1,80,000, वो क्या बोलता जी बाहर तो वैल्यू है 1,80,000। मतलब जो असेट हम यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है 2 लाख रुपए, वो बाहर सेल हो रही है सेम टू सेम चीज की 1,80,000। मतलब कि बेटा, मतलब कि
क्योंकि हमने अपने असेट को ओवर वैल्यू किया हुआ है। मतलब हमने अपने असेट को ओवर वैल्यू किया हुआ है, हमने अपने असेट को ओवर वैल्यू किया हुआ है एंड हमको ये चीज 1,80,000 तक लेके आनी है, क्योंकि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, सही जवाब है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस वी कैन नॉट ओवर वैल्यू अवर असेट। तो जो ये 20,000 रुपए का लॉस आएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी थी 2 लाख रुपए की, अब कितनी है 1,80,000 की मार्केट के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिकवरेबल अमाउंट। इसको क्या बोला जाता है, रिकवरेबल अमाउंट। तो ये जो 2 लाख में से 1,80 माइनस गए, मतलब 20,000 रुपए का जो नुकसान हुआ, उसको बोला जाता है इम्पेयरमेंट लॉस, उसको बोला जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये इसका जो एएस है वो अलग है, वो सेपरेट है, वो आपको ग्रुप 2 में ही रीड करना है। तो समझ आया आपको भी क्या क्या बातें इसने बोली हैं। एक तो इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने जरूरी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपीई, जिससे क्या होगा, जो कंपनी के यूजर हैं, जो कंपनी के यूजर हैं उन्हें हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने के लिए किस किस बारे में। एक तो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द पीपीई, आपने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकंड है चेंजेस इन सच इन्वेस्टमेंट, जो चेंज हो रहे हैं। और जो मेन इशू है इसके अंदर, फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, कि पीपीई है क्या। अगर पीपीई है मान लो, तब उसकी कैरिंग अमाउंट, वो कॉस्ट, जो कॉस्ट निकलेगी वो कैसे निकलेगी। मान लो कॉस्ट भी निकाल दी, जो डेप्रिसिएशन चार्ज जो हर साल लगेगा वो कैसे आएगा। या उसके बाद अगर हमें लगता है कि असेट की रिकवरेबल अमाउंट, असेट की सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट अगर कम है और कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस का एक अलग से स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, जो आपको पेपर नंबर 5 में रीड करने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, कि ये स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई होता है। चलिए कहां पे आ गए, होपफुली आपको समझ आ ही रहा होगा बेटा। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। बेटा मैं 1 सेकंड के अंदर आता हूं, मुझे पानी की प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूं, ठीक है ना। चलो सर। आ गया, मैं आ गया, शांति। ओहो क्या बताएं यार, दिक्कत ही है। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे सर आप, लग तो रहा आ गया यार। हंसी निकल जाती है कई बार तो। चलिए स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, अब हम आ गए हैं स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मतलब कि हिंदी में ये क्या है, ये स्टैंडर्ड कहां अप्लाई होगा। स्कोप का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर, आपको अगर कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर मिले शब्द स्कोप, और ये हर होगी एएस के अंदर, ये हर एएस के अंदर होगी। जैसे कि हमने AS2 पढ़ा इन्वेंट्री का, वहां भी थी कि AS2 की स्कोप क्या क्या है और AS2 कहां कहां अप्लाई नहीं होता। वहां पे हमने क्या पढ़ के आए थे कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस है,
अगर RM है तो अप्लाई होगा AS2, लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तब अप्लाई नहीं होगा। फॉर सेकंड एग्जांपल क्या था उसका, अगर वर्क इन प्रोग्रेस है इन केस ऑफ द सर्विस आपने प्रोवाइड की है तब AS2 अप्लाई नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर उसका रॉ मटेरियल है जो कंज्यूम हो रहा है इन द सप्लाई ऑफ सर्विस तब AS2 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन किस किस में अप्लाई नहीं होगा उसकी एक्सक्लूजन भी दी गई थी। वैसे ही AS जो 10 है PPE उसकी भी एक्सक्लूजन दी गई है, लेकिन उससे पहले स्कोप कि ये स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई किया जाएगा उसका मतलब होता है स्कोप। तो आइए स्कोप को पढ़ते हैं। एज पर द जर्नल प्रिंसिपल AS 10 शुड बी अप्लाई इन अकाउंटिंग फॉर PPE कि नॉर्मल जो भी आपका प्रिंसिपल है उसके अंदर आपका AS 10 अप्लाई हो जाएगा, आपका AS 10 अप्लाई हो जाएगा इन अकाउंटिंग फॉर PPE के अंदर। ठीक है। एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन क्या है ध्यान से सुनना। When another accounting standard requires or permits a different accounting treatment, ये क्या बोलता AS 10 क्या बोलता कि भाई बात सुनो, पहले तो सारे मेरे खोपचे में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। फिर क्या बोलता कि तुम सारे मेरे बच्चे हो या नहीं हो, वो सबसे पूछ रहे तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। AS 10 का काम ये है। लेकिन फिर AS 10 क्या पूछता कि भाई मैं तुम बच्चों से हाथ जोड़ रहा हूं, अगर कोई तुम्हारे और बाप है, कोई तुम्हारी और फैमिली है ना, तो मेरे पास मत आ, तू वहां चला जा, तू मेरे पास मत आ भाई, क्योंकि मेरे तो वैसे ही सारे बच्चे हैं, हम किसी और को तो छोड़ दें कोई दूसरे बच्चे। तो वैसे ही AS 10 क्या बोलता है कि अगर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कि टोटल कितने AS हैं 27, अगर 26 AS कुछ भी बोलते हैं, अगर जो 26 AS रह गए क्योंकि 27 में एक तो ये खुद है AS 10, वो क्या बोलता अगर व्हेन अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट मींस लिखो इस पे, दैट मींस कि जो रिमेनिंग 26 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं अगर वो चाहते हैं या रिक्वायर करते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द PPE तब वो उनके हिसाब से जाएगा, अदरवाइज वो यहां पे जाएगा AS 10 के अंदर। ठीक है सर, कोई इसका एग्जांपल दो, कोई इसका एग्जांपल दो। अभी देते हैं बेटा, इसका एग्जांपल है जैसे कि AS 19 लीजेस का। अब ये क्या बोलता है आपको नहीं समझना, ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो AS 19 है लीजिस का वो कुछ बोलता है, वो कुछ बात बोलता है, अलग अलग बातें बोलता है, जो कि आपको जब पेपर नंबर 5 पढ़ेंगे एडवांस अकाउंट का वहां जाके समझ आएगी। अभी आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ बोल दिया या कुछ बता दिया तब वो दूसरे में जाएगा, हमारे में नहीं आएगा। चलो ठीक है सर, पढ़ लिया आपने, बता दिया, ठीक है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी आ गई, मतलब ये स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई नहीं होता। अब आती है नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब उस पे AS 10 अप्लाई हो ही नहीं सकता। क्या आती है? नॉन एप्लीकेबिलिटी। हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 10, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 10 की AS 10 कहां कहां अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सर, AS 10 कहां कहां अप्लाई नहीं हो सकता। चलिए, अब इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में जो AS 10 है 10 वो खुद बताता है। देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या लिखा हुआ है यहां पे, AS 10 रिवाइज्ड नॉट एप्लीकेबल टू, कि मतलब वहां पे AS 10 अप्लाई नहीं होगा, वहां पे AS 10 अप्लाई नहीं होगा। तब सर कौन सा अप्लाई होगा? भाई जब कोई दूसरा AS आएगा तब देखेंगे। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि यहां पे AS 10 अप्लाई नहीं होता। पहला क्या है? बायोलॉजिकल असेट। ध्यान से सुनना, एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल पूछेगा।
पहला क्या है, नॉन एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट। कहता है कि ठीक है सर हमें ये समझ आ गया, सर ये बायोलॉजिकल असेट क्या होता है? अरे जाने दो भाई, एक बार साइड में रखो बायोलॉजिकल असेट को। क्या बोलता कि नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट, कहता AS 10 बायोलॉजिकल असेट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन अदर देन बिरियर प्लांट, अदर देन बिरियर प्लांट। ठीक है, मतलब पहले क्या बोलता कि AS 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रिलेटेड बायोलॉजिकल असेट है तब तो AS 10 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर अदर देन बिरियर प्लांट, मतलब कि बिरियर प्लांट के ऊपर AS 10 एप्लीकेबल है। लिखो 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 कि बिरियर प्लांट के ऊपर AS 10 एप्लीकेबल है। लिखो लिखो, मीन्स AS 10 एप्लीकेबल ऑन बिरियर प्लांट, मीन्स AS 10 एप्लीकेबल ऑन बिरियर प्लांट। लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल असेट है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उस पे AS 10 अप्लाई नहीं होता। पहले हम इसी चीज को समझते हैं, इस चीज को समझने के लिए बड़ा टाइम चाहिए बेटा। चलो आ जाओ, हम चलते हैं अपनी राह पर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 10 क्या बोलता, क्या बोलता? ये बोलता कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 10 बायोलॉजिकल असेट related to agriculture activity। क्या होगा इसके? अब डब्बा है डब्बा, कार्तिक सर का स्टूडियो डब्बा, काम ही नहीं कर रहा कुछ भी बेटा, डब्बा डब्बा हो गया बेटा ये तो। एक सेकंड बेटा, ठीक है। क्या बोलता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 10 मतलब बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब हमको पहले ये समझना पड़ेगा, लेकिन इसने एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था इसके अंदर ही, क्या लिखा था? अदर देन बिरियर प्लांट्स, मतलब कि इसके ऊपर AS 10 एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके ऊपर AS 10 एप्लीकेबल है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है कि सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि अगर हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ही पता नहीं चला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सीधा चलते हैं नीचे। अभी हम सिर्फ नॉन एप्लीकेबिलिटी पे हैं। आज के लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक ही समझाया जाएगा आपको हर चीज का, और कुछ नहीं समझाया जाएगा। चलिए
आ गई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेटा, आ गई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या बोलता है देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सर ये कौन सा पेज है, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, नीचे जाके पेज नंबर आपके स्टडी मटेरियल का 3.68 पेज नंबर है, वहां पे जाके यहां मिल जाएगी आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, अभी आपको पता समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, कोई सामान उगाना, कोई चीज करना। लेकिन एएस खुद बोलता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, एएस खुद बताता है क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब हम समझने जा रहे हैं। कहता है इट इज आएगा यार, ये थोड़ी होता है। इट इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कौन होता है, जो कंपनी है जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रही है, बताओ ना, जो उसको प्रिपेयर कर रही है। इट इज द मैनेजमेंट, एक ऐसी मैनेजमेंट जो एंटरप्राइज करता है ऑफ क्या, किस चीज की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। सर ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, समझ आ जाएगा। एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट की, एंड जो भी हार्वेस्ट है बायोलॉजिकल असेट का फॉर सेल, एक तो सेल के लिए या फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट। ध्यान से सुनना, सर कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी हम सिर्फ यही पढ़ के आए थे कि AS 10 किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। उसका पहला पॉइंट क्या था, AS 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल, क्या था, इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लेकिन अगर आपको बायोलॉजिकल असेट वो कौन से होनी चाहिए, जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। अभी हमको मीनिंग समझना है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का, और उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कहता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, कहता है इट इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइजेस, कि एक ऐसी मैनेजमेंट जो कि एंटरप्राइज करता है ऑफ किसकी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, किसकी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट, कि बायोलॉजिकल असेट का हार्वेस्ट फॉर सेल मतलब कि फॉर सेल या कन्वर्जन। मतलब सर आईसीआई ने चार्ट बना के दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर मैनेजमेंट होता है, किसका मैनेजमेंट, या तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट, एंड उसके साथ साथ हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट का, वो किसके लिए होता है, या तो सेल के लिए या कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट। सर कुछ भी समझ नहीं आया, सर हवा में से ऊपर से निकल गया, हमें कुछ समझ नहीं आया। रुको बेटा अभी समझ में आएगा। लेकिन हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को समझने से पहले अभी ये बार बार यूज कर रहा है बायोलॉजिकल असेट। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल असेट के ऊपर, चलिए अब आता है बायोलॉजिकल असेट, ये आ गई। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल असेट। एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मैंने जानबूझ के आपको ओवरव्यू दिया, क्योंकि अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है कि वो मैनेजमेंट है जो कि कौन करता है, एंटरप्राइज करता है, किसकी, या तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, या तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकंड, या हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, या तो वो हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट जो किसके काम आता है, फॉर सेल, या तो वो सेल के काम आएगा, या आएगा फॉर यूज एज अ एग्रीकल्चर आपका जो प्रोड्यूस है। थर्ड क्या आएगा, इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट। लेकिन अब उससे बाद हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल असेट क्या है भाई। बायोलॉजिकल असेट ये बहुत ही बड़ा चेंज था, इसी के लिए AS 6 से रिवाइज करके हम आए थे AS 10 के अंदर। इसी के लिए हम AS 6 से रिवाइज करके आए थे AS 10 के अंदर, जिसका नाम दे दिया गया। अब हमें समझना है बायोलॉजिकल असेट का मीनिंग। चलिए भैया समझते हैं क्या बोलता है बायोलॉजिकल असेट। एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर, कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर के ऊपर, इज अंडर फॉर्मुलेशन, अभी नहीं बना। क्या सर इंडियस बन गया? इंडियस बन चुका है, अभी हमारे सिलेबस में इंडियस तो नहीं है,
वो हमको फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये एएस की बात कर रहा है। कहता है कि अभी तो बेटा एएस एग्रीकल्चर के ऊपर बनना स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद वो सारी की सारी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को अपने अंदर ले लेगा। अकाउंटिंग फॉर लाइफ स्टॉक, टिल द टाइम जब तक वो नहीं बनता, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर इज इशूड, जब तक वो नहीं इशू होता, अकाउंटिंग फॉर लाइफ स्टॉक मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी विल बी कवर्ड अंडर एएस 10। अरे भैया हमको समझ नहीं आया, पहले बताता हूं बायोलॉजिकल असेट होता क्या है। देखो, बायोलॉजिकल असेट इज लिविंग प्लांट एंड लिविंग एनिमल। समझो, बायोलॉजिकल असेट इज या तो होगा लिविंग प्लांट, बायोलॉजिकल असेट का मतलब है या तो वो होगा लिविंग प्लांट या वो होगा लिविंग एनिमल। बायोलॉजिकल असेट मतलब जीवित वस्तु, प्लांट भी एक इंसान होते हैं, उनके अंदर भी लाइफ होती है, एनिमल के अंदर भी लाइफ होती है। बायोलॉजिकल असेट का मतलब या तो वो होगा लिविंग प्लांट या होगा लिविंग एनिमल। और एक सबसे अच्छी बात है, जो एनिमल आपका लिविंग है, उसको बोला जाता है लाइफ स्टॉक। जो एनिमल आपका लिविंग है उसको बोला जाता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक किसको बोला जाता है? जो लिविंग एनिमल है, लेकिन सारे के सारे लिविंग एनिमल लाइफ स्टॉक नहीं होते। नॉर्मली हम बोलते हैं ये कंपनी का स्टॉक है, लाइफ स्टॉक कंपनी का स्टॉक है। अभी आपको समझ आएगा, लेकिन अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना लाइफ स्टॉक के बारे में। मैंने आपको वैसे ही नॉर्मल ओवरव्यू ही दिया है कि इसके अंदर बायोलॉजिकल असेट के अंदर दो बातें आती हैं। फर्स्ट बात है इट इज अ लिविंग प्लांट, सेकंड इट इज अ लिविंग एनिमल। ठीक है, लिविंग प्लांट है बेटा, जो लिविंग प्लांट है, देखो लिखा होगा यहाँ पे बायोलॉजिकल असेट इज अ प्लांट। कौन सा? लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल। लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल दोनों को बायोलॉजिकल असेट बोला जाता है। और लिविंग प्लांट को क्या बोला जाता है? बैरियर प्लांट। लिविंग प्लांट को क्या बोला जाता है? बैरियर प्लांट। और आपको पता है कि जो AS 10 है PPE, इट इज एप्लीकेबल ऑन बैरियर प्लांट। इट इज एप्लीकेबल ऑन बैरियर प्लांट। ये जो बैरियर प्लांट है इस पे AS 10 इज एप्लीकेबल। AS 10 इज एप्लीकेबल। सर ये कैसे एप्लीकेबल है, बताते हैं आपको भी। अभी आपको समझ आई एक बात, अभी आपको एक बात तो समझ आएगी होगी कि बायोलॉजिकल असेट का मतलब एक ही होता है कि लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल। लिविंग प्लांट को बोला जाता है बैरियर प्लांट। लेकिन अब बात आती है कि बैरियर प्लांट भी क्या है, बैरियर प्लांट भी क्या है। अब देखिए भैया, बहुत बड़ी बात है, अब आप ये समझने वाले हो। बैरियर प्लांट, इट इज अ प्लांट दैट सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशन। सर अब ये क्या माजरा है भैया? यही तो माजरा है, यही तो चेंज है इसके अंदर, तभी तो लिखा हुआ AS 10 रिवाइज, तभी तो लिखा हुआ AS 10 रिवाइज। ये बैरियर प्लांट है क्या? समझने के लिए टाइम चला जाता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। क्या बोलता है? बैरियर प्लांट का मतलब क्या है? इट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हर एक वर्ड को ध्यान से देखना है अपन ने, हमको हर एक वर्ड को ध्यान से देखना है कि बैरियर प्लांट एक ऐसा प्लांट है दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, समझाया जाएगा आपको, रुकिए। बैरियर प्लांट, इट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई, मतलब कि इस वर्ड पे ध्यान देना, यूज्ड मतलब कि बेटा ये खुद ऐसा प्लांट नहीं होना चाहिए जो खुद ही सेल होने जा रहा है।
समझे ना, जो खुद ही सेल होने जा रहा है वो बीरियर प्लांट नहीं हो सकता। बीरियर प्लांट का मतलब है वो सिर्फ यूज हो रहा है, वो सिर्फ यूज हो रहा है इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका जो बियर, वो बियर करेगा प्रोड्यूस फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ। मतलब कि अगर हमें लगता है कि वो एक्सपेक्टेड है टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ हैज अ रिमोट लाइकलीहुड, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं ऑफ बीइंग सोल्ड एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बताया गया था कि उस प्लांट के बहुत ही कम चांस है कि वो एग्रीकल्चर एज अ प्रोड्यूस बिक जाए, एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। हाँ, हालांकि बात अलग है कि बाद में जब वो ज्यादा बुरा हो जाएगा प्लांट, उसकी जो स्क्रैप सेल की इनकम आएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर हो जाएगा। अब आपको समझाते हैं मीनिंग ऑफ बीरियर प्लांट। सर ये क्या चल रहा है जिंदगी में, यही तो बेटा एएस है। आप अगर एएस 60 लेक्चर के बाद समझाता तो समझ पाते, अभी आपका माइंड फ्रेश है, अभी आप खुल जाओगे। बीरियर प्लांट का मतलब सी एंटर के बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होगा कि बीरियर प्लांट क्या है। सर एग्जांपल लेके बताओ, बिना एग्जांपल के हमें समझ नहीं आता बेटा, एग्जांपल लेके ही समझाया जाएगा। आप समझते हैं बीरियर प्लांट का मतलब क्या होता है। अब आपके सामने हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, मैंगो ट्री, आम का मौसम, अभी गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं, अभी आपके पास आम आएगा। आम आएगा कि नहीं आएगा? खाओगे या नहीं खाओगे आम को? सर खाओगे। आम कहां से आता है बताओ फटाफट, आम कहां से आता है? सर कैसी बात कर रहे हो सर, आम सर पेड़ से आएगा ना, और हमारे मुंह से थोड़ी निकलेगा। आम कहां से आता है? मान लो आपकी कंपनी है एक, जिस कंपनी का नाम है, क्या नाम रखें यार? पीएन कंपनी। जिस कंपनी का नाम है पीएन कंपनी। सर ये पीएन कंपनी को रखा, वैसे ही रख लिया यार, पीएन कंपनी नाम है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, पीएन कंपनी। उसमें क्या है कि वो कंपनी का क्या बिजनेस है, वो क्या करती है कंपनी के पास ना बहुत सारे पेड़ हैं। कंपनी के पास एक ना बिल्डिंग खाली पड़ी थी, बिल्डिंग नहीं, एक लैंड खाली पड़ी थी। कंपनी ने किया क्या, उस लैंड के अंदर ना बहुत सारे आम के पेड़ उगा दिए। और 2-3 साल बाद उसके अंदर क्या हो गया, आम लगने स्टार्ट हो गए। ये आम लग गए, ये आम है बेटा, ये आम है। अब देखो, अब जो पीएन कंपनी है वो आती है मेरे पास, वो आती है कार्तिक के पास कि हमें एडवाइस करो कि जो हमारे पेड़ हैं आम के, हम क्या करें, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें। फिर कार्तिक जिंदल जाता है एएस के पास, हे एएस मुझे बताओ मैं क्या करूं इसका। मेरे सामने आता है एएस 10 होता है प्रकट, हे वत्स आजा, तेरे को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो बीरियर प्लांट है ना वो बेटा ये वाले हैं, दिस इज अ बीरियर प्लांट, दिस इज बीरियर प्लांट। इसकी अकाउंटिंग कहां की जाएगी? एएस 10 के अंदर इसकी अकाउंटिंग की जाएगी। सर कैसे की जाएगी? अभी बताता हूं। बीरियर प्लांट का मतलब क्या था, देखो बीरियर प्लांट का मतलब क्या है, इट इज अ प्लांट। क्या ये प्लांट है या नहीं है? प्लांट मतलब पेड़ पौधे या ट्री, दिस इज अ प्लांट, ये प्लांट ही है। जो आम का पेड़ है ये प्लांट होता है, कोई भी चीज है वो प्लांट होती है, ठीक है। आम का पेड़ प्लांट है, ठीक है। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एक बात बताओ, जो ये आम का पेड़ है उसके बाद जो भी आप ये आम खाते हो, कोई दूसरा बंदा आम खाता है, क्या इसको वो आम फ्री में मिल जाते हैं क्या? क्या आपको आम फ्री में मिलते हैं क्या? नहीं सर, पैसे पे करने पड़ते हैं। वो आम आते कहां से हैं? सर वो पेड़ से आते हैं। मतलब कि जो ये आम का पेड़ है, जो ये आम के पेड़ हैं, इसने किया क्या, ये यूज हुआ है, हमने इस आम के पेड़ को यूज किया है। किसके लिए यूज किया है? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हमने किया क्या, हमने आम की सप्लाई कर दी कस्टमरों को, हमने आम की सप्लाई कर दी कस्टमरों को, सप्लाई की आम की। और जो आम है ना बेटा ये आपका है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
ये जो आपका आम है ना, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कोई पेड़ से कोई भी चीजें निकलती हैं वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। चाहे वो सेब का पेड़ हो, उससे जो सेब निकला वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। कोई खेती करते हो आप, कोई सब्जी लग रही है, पालक, मटर, गोभी, जो भी सब्जी लग रही है, अगर आप उस सब्जी को तोड़ रहे हो ना, वो जो सब्जी, तो वो सब्जी, वो पेड़, सब्जी, वो आम, वो सेब, वो पपीता, वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एंड जो बेरियर प्लांट कौन से हैं? जो प्लांट हैं जो खड़े हैं स्टैंडिंग में, वो प्लांट है। अब एक बात बताओ, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसने क्या लिखा था? यूज्ड का मतलब है हम इस पेड़ को सेल नहीं कर रहे कि हम पेड़ का, हमने किया क्या? पेड़ काट के फेंक दिया कि जाओ पेड़ को ले जाओ, और हमने इस पेड़ को नहीं बेचा। मैंने इस पेड़ को नहीं बेचा, मैंने सिर्फ इस पेड़ के आम बेचे हैं। अगर मैं पेड़ को ही बेच देता तो मेरा डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता, क्योंकि इसने वर्ड क्या लिखा हुआ है? इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब उस आम की जो प्रोडक्शन में या सप्लाई में वो यूज हुआ है प्लांट। समझ गए ना? आपने किसको बेचा? सिर्फ उस आम को बेचा, तो वो आम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। सब पहली बात ठीक होगी सर। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस। बियर प्रोड्यूस का मतलब है कि जो आम है ना, अब ये तो है नहीं कि एक सीजन में आम लग गए, अगले में आम नहीं लगेंगे। नहीं सर, अगले सीजन में जब आम का सीजन आएगा तब फिर इसमें आम लग जाएंगे। अगले साल फिर से इसमें अच्छे अच्छे आम होंगे, अगले साल फिर आप इसको तोड़ के बेच दोगे, अगले साल फिर से इसमें आम लग जाएंगे। दैट मीन्स इसकी जो वैलिडिटी है पेड़ की, वो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। कब चेक करना है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस, मतलब जो पेड़ हैं, जो प्लांट हैं, वो जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसके अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसको दे सके प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ से ऊपर मतलब 1 साल से ऊपर। अगर ये लेस देन 12 मंथ हुआ, लिख लो, लेस देन 12 मंथ हुआ, तब ये AS 10 इज नॉट एप्लीकेबल। इज नॉट एप्लीकेबल। अगर वो 12 मंथ से कम हुआ तब AS 10 एप्लीकेबल नहीं है बेटा। अगर वो 12 मंथ से कम हुआ तब वो AS 10 में नहीं जाएगा, कम से कम 12 मंथ। एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कोई चांसेस नहीं है कि हम उसको बेच दें। इज सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब कि हम पूरा का पूरा पेड़ बेच दें, इसके कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल, मतलब कि जब ये पेड़ ज्यादा 5-20 साल हो जाएंगे, हमको ये लगेगा कि नहीं यार पेड़ काम का नहीं है, हम क्या करेंगे? पेड़ को काट के बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा वो हम अपने पास रख लेंगे। वो चीज AS के अंदर कवर हो जाती है। लेकिन हम इस पेड़ को नहीं बेच सकते, क्योंकि मेन काम क्या है? यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझ गए ना? एंड इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 month and has a remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sales। ठीक है सर। चलो अगला क्या बोलता है? ऑब्वियस ही बात है, जब वही मैंने अभी आपको बात बताई, व्हेन बियर प्लांट आर नॉट लॉन्गर यूज्ड टू बियर प्रोड्यूस, कि अब हमें पता है कि इसमें आम नहीं उगेंगे, हम क्या करेंगे? पेड़ को काट के सोल्ड कर देंगे एज अ स्क्रैप। जैसे आपके पास लकड़ियां होती है ना, आम की लकड़ी, ये लकड़ी, वो लकड़ी आपके पास आती हैं, अगर कोई ऐसी आती है तब वो AS में कवर हो जाएंगी। सच इंसिडेंटल स्क्रैप सेल वुड नॉट प्रिवेंट द प्लांट, मतलब कि वो सेल तो होनी ही है, आज नहीं तो 20 साल बाद होनी ही है वो चीज। सिर्फ इसके बेस पे आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज नॉट अ प्लांट विच कि ये AS में नहीं आएगा, AS में आएगा। लेकिन अगर आप पूरा ही प्लांट बेच रहे हो कि मुझे तो प्लांट को ही बेचना है, तब AS में नहीं आएगा। क्या वर्ड यूज किया हुआ है? यूज्ड। यूज्ड, हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, मैं नहीं हूं, आप एक्सपर्ट हो बेटा, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। अब सर एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन से हैं जो बियर प्लांट नहीं हो सकते? ओके, मतलब वो AS 10 में नहीं आएंगे, है तो प्लांट ही, लेकिन इट इज नॉट अ बियर प्लांट। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर नॉट बियर प्लांट।
ऐसे कौन कौन से हैं जो बियर प्लांट नहीं हो सकते? अभी मैं टाइम लगा रहा हूं, आपने जब इसको खुद से पढ़ने बैठोगे तो ये चीजें जो मैंने आधा घंटा लगा के एक्सप्लेन किया ना, आपको 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम समझाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द फॉलोइंग आर नॉट बियर प्लांट, आपके वो बियर प्लांट नहीं हो सकते। पहला क्या बोलते हैं? प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने प्लांट क्यों उगाए? ताकि आप उसको सेल कर सको, ऑब्वियस सी बात है। फिर तो ये बियर प्लांट हो ही नहीं सकता। सर हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं ना कि इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमने प्लांट, हमारा जो मेन मोटिव है कि हमको प्लांट उगा के बेच देना है, तब AS 10 में वो नहीं आ सकता। एग्जाम्पल दो सर, ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज अ लंबर। ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज अ लंबर मतलब कि आपने पेड़ उगाया, और पेड़ क्यों उगाया? काट दिया पेड़ को, पेड़ उगाया और काट दिया। आपको ध्यान होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? फर्नीचर बनाती हैं, और फर्नीचर कहां से बनता है? लकड़ी से बनता है। कहां से बनता है फर्नीचर? लकड़ी से बनता है। चंदन कहां से बनता है? लकड़ी से बनता है। आप एक ध्यान रखना, अगर उस पेड़ को काट दिया, उस पेड़ को काट दिया, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमको पेड़, जब पेड़ अच्छा खासा उग जाए हम उसको काट देंगे, तब वो AS में नहीं आ सकता, क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, बल्कि वो तो खुद ही एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। समझ गए ना? अगला सेकंड क्या बोलता है कि वो क्या बोलता है कि भैया, वो क्या बोलता है कि जो आपका प्लांट है, प्लांट कल्टीवेटेड, कि आपने प्लांट को बड़ा किया, टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर, मतलब आपका मेन पर्पस क्या है? अभी आपने प्लांट किया कि उस प्लांट के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, मतलब सेब भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। when there is a more than a remote likelihood, जब आपको ऐसा लगता है कि एंटिटी उसको काट भी देगी, मतलब कि आपने आम का पेड़ उगाया, एंटिटी ने 20-25 पेड़ उगाए आम के, और उसको लगता है ना कि एंटिटी आम जब उग जाएंगे उसको बेच भी देगी और पेड़ को काट के बेच भी देगी, तब भी वो नहीं जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ट्रीज विच आर कल्टीवेटेड बोथ फॉर द देयर फ्रूट एंड देयर लंबर, मतलब पेड़ उगा दिया, काट भी दिया, उसका सामान भी बेच दिया, तब भी वो क्वालिफाई नहीं करेगा AS के अंदर। वो सिर्फ वही क्वालिफाई करेगा विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ एंड हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड। और यहां पे क्या लिखा था? इज मोर देन अ रिमोट लाइक्लीहुड, नहीं जाएगा बेटा। थर्ड क्या आती है? बहुत बड़ी बात है, एनुअल क्रॉप। आपकी मेज, जीरी, चावल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो फसल को ही काट देते हो। ध्यान रखना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उस फसल को ही काट देते हो, उसके बाद अगले साल आपको फिर से नए बीज बोने पड़ते हैं, नई खेती करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई ये नहीं आएंगी, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, क्योंकि वो खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जो पेड़ खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो तो नहीं आ सकता स्टैंडर्ड के अंदर। ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो 11 मंथ भी हुआ तब भी AS में नहीं आ पाएगा वो बेटा, वो चीज। एंड आईसीएआई ने यहाँ पे चार्ट बना के दे दिया, आईसीएआई ने यहाँ पे चार्ट बना के दिया है कि व्हाट आर नॉट बियर प्लांट। बियर प्लांट 3 बातें हैं, लेकिन 3 बातें हैं जो नहीं है, आपको समझा दिया। अब सर ये भी समझ लिया, बियर प्लांट भी समझ लिए, ठीक है, एंड आपको बायोलॉजिकल एसिड भी समझ लिया। उसमें 2 आते हैं, क्या आते हैं? लिविंग प्लांट, एंड अगर वो बियर प्लांट हैं तब तो AS एप्लीकेबल हो जाएगा। लिखो, अगर बियर प्लांट है तब तो AS एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर बियर प्लांट नहीं है तब AS एप्लीकेबल नहीं हो सकेगा। अगर बियर प्लांट नहीं है तब AS एप्लीकेबल नहीं हो सकेगा। और आते हैं लिविंग एनिमल। मैंने बताया था 2 चीजें होती हैं, अब आता है लिविंग एनिमल। सर लिविंग एनिमल क्या होता है? मतलब कि AS देन रिवाइज डज नॉट अप्लाई इफ डेफिनेशन ऑफ PP इज नॉट मेट। मतलब कि सर लिविंग एनिमल भी अगर PPE की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है, लिखो, हिंदी में लिखो उसको, अपनी नोटबुक में कहीं भी लिखो, माइंड में लिखो, भूल जाओगे बाद में लिखो। मतलब कि सर अगर लिविंग एनिमल मतलब कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई पंछी, कोई सामान, लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल, पंछी नहीं लिखा,
तो ठीक है ना, लिविंग एनिमल, अगर लिविंग एनिमल इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ पीपीई देन वो एएस में कवर हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या लिखा हुआ है, एएस दस रिवाइज डज नॉट अप्लाई इफ डेफिनेशन ऑफ पीपी नॉट मेट, मतलब कि अगर मेट हो गई इसकी डेफिनेशन तब वो एएस 10 में आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बायोलॉजिकल असेट भी कर लिया अपन ने, बिलियर प्लांट भी कर लिया अपन ने, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर ली। क्या बोलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, इज अ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट, मतलब कोई आम है, केला है, लकड़ी है, जो भी चीज है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये रही आपके सामने। अब आगे मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट फॉर सेल, मतलब कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या है, आपने कोई मक्की उगाई, कोई चावल उगाया, कोई आम का पेड़ उगाया और उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। सेकंड क्या है, फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने आम का पेड़ उगाया और आपने आम को बेच दिया क्योंकि आपने उससे कन्वर्जन ले लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। थर्ड क्या है, इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट, आपके पास लिविंग जो प्लांट है उसमें काऊ भी हो सकती है, काऊ इज आल्सो लिविंग प्लांट, काऊ गाय माता के आगे और बच्चे हो गए और ज्यादा बच्चे हो गए तब भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काउंट कर लिया जाएगा। बेटा अब समझ आई। अब हम चलते हैं बैक टू स्क्वायर इसी चीज के अंदर। बेटा इस चीज को समझने के लिए हमको कितना टाइम लगा, आप देख सकते हो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस एक चीज को समझने में हमें कितना टाइम लग गया कि एएस 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, लेकिन ये अप्लाई हो जाएगा बिलियर प्लांट के अंदर। बिलियर प्लांट की डेफिनेशन अभी पढ़ के आए कि 3 पॉइंट होते हैं, इज यूज्ड खुद से नहीं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर 12 मंथ नहीं है तब नहीं अप्लाई होगा इस पे एस 10। थर्ड क्या है, हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सेल एज एंड एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। अब कौन कौन से प्लांट नहीं है बिलियर जो कि खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो कि दोनों कामों के लिए यूज हो रहे हैं। थर्ड है आपकी जो भी है क्या, क्रॉप्स। लेकिन बायोलॉजिकल असेट क्या है, बायोलॉजिकल असेट आपको बताया गया है कि इट इज अ लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट, एंड अगर लिविंग एनिमल इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ पीपीई देन वो कवर हो जाएगा एएस 10 के अंदर। इसको लिख लो बार बार। एंड सेकंड नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है बेटा, सेकंड नॉन एप्लीकेबिलिटी इसके अंदर है, हम पढ़ रहे हैं कि अब एएस 10 किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने ये पार्ट तो पढ़ लिया, अब हम इस पार्ट पे आते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू वेस्टिंग असेट इंक्लूडिंग मटेरियल राइट, मतलब कि कोई भी आपकी बड़ी बड़ी है बिल्डिंग है, कोई भी आपकी बड़ी बड़ी मशीनरी है ना, जो ऑयल निकालती हैं, जो कोयला निकालती हैं, जो गैस निकालती हैं, कोई चीज निकालती है ना, उस पे एएस 10 अप्लाई नहीं होता, उस पे एएस 10 अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, बता दिया आपको। चलो AS does apply to बिलियर प्लांट बट इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑन बिलियर प्लांट। ध्यान देना, जो उसके ऊपर आम लगे हैं ना उस पे AS 10 अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उस प्लांट पे ही अप्लाई होगा, उस आम पे AS 10 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो तो बिकने वाले हैं, हम क्यों उस पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ प्लांट पे AS 10 अप्लाई होगा, उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, जो उसका प्रोड्यूस है उस पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। चलो इसमें एक छोटी सी बात लिख दी कि भैया अगर कोई पीपीई यूज्ड और डेवलप टू मेंटेन, ठीक है, उस पे अप्लाई हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर, इसका मतलब क्या होता है, ये हमको AS 13 में पढ़ने को मिलेगी। शुड बी अकाउंटेड ओनली विद द कॉस्ट मॉडल इन द स्टैंडर्ड, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हमको AS 13 में देखने को मिल जाएगी, हम अकाउंट करेंगे ओनली विद द कॉस्ट मॉडल एज पर AS 10। समझ में आएगी सारी बातें, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सर, अब देखो
हमने अभी तक क्या पढ़ी? अभी तक हमने अभी जो लेक्चर पूरा अभी किया अपन ने आधा, अभी हमने ये पढ़ा कि क्या क्या क्यों आया क्या है, और नोट एप्लीकेबिलिटी पढ़ी हमने, पूरा का पूरा अंडरस्टैंड किया कि क्या बीरियर प्लांट है, क्या बायोलॉजिकल असेट है, क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्या लिविंग प्लांट है, क्या एनिमल्स हैं, किस किस पे अप्लाई नहीं होता बीरियर प्लांट, और ये भी हमने पढ़ लिया। और हमने ये भी सीखा कि एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए अभी आपका लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं अब कंटिन्यू करने के लिए। चलिए बच्चा आप भी ब्रेक ले लो, अच्छी नॉलेज से आना, अच्छी एनर्जी से आना, डोली शोली आना बना के हम फाड़ देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो हे गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कसम से यार मैंने 5 मिनट का ब्रेक नहीं लिया, मैंने काफी ब्रेक लिया, घर पे काम आ गए थे, उसके बाद बहुत सारे काम थे तो मैं ब्रेक लेके आया हूं अच्छा खासा। लेकिन आपको ब्रेक नहीं लेना। सर हमको क्यों लेना? नहीं लेना बस यार, मुझ पे विश्वास है ना, बिलीव है ना, 80+ नंबर लेके आएंगे हम तो। 24 घंटे ही हमारा एक ही ख्वाब है, 80+। चलिए हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने पढ़ लिया कि क्या बीरियर प्लांट है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या नॉन एप्लीकेबिलिटी है। नॉन एप्लीकेबिलिटी 2 ही चीजों पे है। बीरियर प्लांट की बात करेंगे, बीरियर प्लांट AS 10 में आ जाएगा, और जो लिविंग एनिमल है अगर उसकी ये पीपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई तब आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और दूसरा कोई हमारा ऑयल का बिजनेस है, कोई गैस का बिजनेस है, कोई भी मिनरल्स का है, उसका ये AS अप्लाई नहीं होता। एंड ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, एग्जामिनर इसके ऊपर फंदा जरूर फेंकेगा। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है ना, जब हम भी जब क्वेश्चन मैं खुद करता हूं तैयार, तो मैं ये बातें देखता हूं कि बच्चे को याद नहीं रहेंगी, बच्चा जरूर गलती करेगा। तो ये चीज पे एग्जामिनर्स को तो सीने से लगा लो, स्टार मार्क कर लो 3-4 की। ये चीज तो पढ़ के जानिए कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर ये क्या होती है, ये अभी नहीं लगेगी पता, हम जब AS 13 पढ़ेंगे ना उसमें लग जाएगा पता कि IP क्या होती है। इसको हम बोलते हैं IP का मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसकी कहां डेफिनेशन, कहां लिखा हुआ है? सर AS में तो नहीं लिखा हुआ। कौन से AS में? AS जो 10 है इसमें नहीं लिखा हुआ, तो किस में लिखा है? ये लिखा हुआ है AS 13 के अंदर, ये भी रिवाइज है। देखो बेटा सारे के सारे AS रिवाइज हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि AS को भी हमको इंडिया जैसा लेके आना है। आप ही सोचिए रिवाइज क्यों हो रहा है। AS को भी इंडिया जैसा ले आएंगे, बाद में बोल देंगे AS इंडिया सेम ही है, कोई भी लगाओ, की फर्क पैदा है। ठीक है ना। शुड बी अकाउंटेड ओनली विद द कॉस्ट मॉडल प्रेस्क्राइब इन द स्टैंडर्ड, मतलब कि जो ट्रीटमेंट होगा सुनो, जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो कहां जाएगा? AS 10 में। लेकिन IP है या नहीं वो कौन बताएगा? AS 13। और AS 10 में अगर IP आ जाएगी तो वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉस्ट मॉडल पर रखी जाएगी। सर ये मॉडल क्या होता है ये भी समझाया जाएगा, चिंता मत करो। अभी हम फटाफट करते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये PP क्या है? बीरियर तो बहुत होगा, लेकिन ये PP है क्या चीज? डेफिनेशन क्या है? जो चीज इसमें आ जाएगी वो PP बन जाएगी। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ PPE। PP का मतलब बोलो, जोर के बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो बेटा जय माता दी बोल दिया, बहुत बढ़िया बात है। जोर से बोलो, PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने कैसी मुलाकातें, क्या बरसातें, वो भीगी भीगी PPE की यादें। अब आपको PPE की यादों में खो जाना है, ठीक है ना। कौन सी यादें हैं बेटा PPE की? PPE का मतलब क्या है सर? क्या करेंगे पढ़ के सर? जिंदगी खेल खेल रही है, कोई नहीं, लाइफ खेल अभी खेल रही है, बाद में आप खेलोगे, जब CA बन जाओगे ना तब आप खेलोगे। किसके साथ खेलोगे? पैसों के साथ खेलोगे। चलो क्या बोलते हैं, there are 2 conditions to be satisfied for a tangible item। भाई साहब क्या बोलता है ये? मतलब कि ये क्या बोलता है? PP का मतलब क्या है? सबसे पहली बात बोलता है टेंजिबल आइटम। भैया आपको बुक्स के अंदर ही रंग बिरंगा कर देना है, टेंजिबल आइटम पे हाइलाइटर मार्क करो। मतलब कि सर अगर इनटेंजिबल होगा, इफ इट इज इनटेंजिबल, अगर वो इनटेंजिबल आइटम होगी वो AS 10 में आ ही नहीं सकती। अगर इनटेंजिबल आइटम है तो वो AS 10 में आ ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इंडिया AS ने पहले ही बोल दिया देयर आर 2 कंडीशन। आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी PP के लिए। लेकिन वो 2 कंडीशन किसके लिए करनी पड़ेंगी सेटिस्फाई?
टेंजिबल आइटम के लिए, मतलब इनटेंजिबल कैन नॉट बी अ पीपीई, पीपी ऑलवेज बी अ टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आइटम बोला है, पीपीआर टेंजिबल आइटम। फिर से लिखता है, जानबूझ के लिखता है ताकि जो आईसीआई का एक अच्छा स्टूडेंट है उसको द्वारा समझ आ जाए कि जो पीपीई है ना वो टेंजिबल आइटम है। डेट जो कि पीपी, देखो इतना बढ़िया चार्ट बना के दिया है आपको। देखो आप नोट्स के पीछे भागते हो, मैं भी पहले नोट्स के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब मैंने आईसीआई का पढ़ा बुकलेट, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है यार। हम अपने नोट्स क्या करेंगे बना के, जब सी इंस्टीट्यूट इतना मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, जब सी इंस्टीट्यूट के आपको एग्जाम लिखने हैं तो हक बनता है कि हम जो बुक्स है वो भी सी इंस्टीट्यूट की ही पढ़ें। पीपी क्या है, टेंजिबल आइटम है सर, ये तो पढ़ लिया। कंडीशन वन, इसने दो कंडीशन बोला था। पहली कंडीशन क्या है, टेंजिबल आइटम, इसको सीखो पढ़ना। देखो नोट डाल दिया इसने, इनटेंजिबल, हमने पढ़ा था कि अगर इनटेंजिबल होती तो एएस 10 अप्लाई ही नहीं होता। तो सर अगर इंटेंजिबल होती तो कौन सा एएस होता, वो होता एएस 26, जो कि आपके फर्स्ट ग्रुप के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। सर वो कहां है, फिर वो आएगा सेकंड ग्रुप में, पेपर 5 में, एडवांस अकाउंट में आपके ऊपर क्या मंडराएगा, आजा आजा एएस 26 आजा। लेकिन अभी हमको, सर हम नहीं खेलते अभी, हाँ कौन कह रहा खेलो, हम ये अब खेल रहे हैं एएस 10 से 10 से पीपी के नाम से। कंडीशन वन क्या है, कहता टेंजिबल आइटम, अब सीखो पढ़ना, टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, मतलब इतना मजा आता है पढ़ के मुझे तो यार, और क्या बताऊं। टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर, टेंजिबल आइटम हेल्ड की गई है यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि सर हम वो आइटम को सेल नहीं कर सकते, क्यों, अगर हमने उस आइटम को सेल कर दिया तो वो तो इन्वेंट्री में आ जाएंगे ना सर। हमको क्या करना है, सिर्फ यूज करना है ताकि उस पीपीई की मदद से हम किसी को गुड्स या सर्विसेज की जो सर्विस है वो दे सकें। फॉर एग्जांपल अब आपको बताता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो हमने पहले भी लिया था एएस 2 के अंदर, हम जब बात कर रहे थे इन्वेंट्री की कि हमको बनानी है अमूल आइसक्रीम, दूध हमारे पास आया, दूध क्या है, रॉ मटेरियल, वो क्या है हमारा इन्वेंट्री। उसके बाद हमारी कॉस्ट लगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फिर बना एफजी, एफजी क्या होता है, फॉर द सेल इन द मार्केट। लेकिन जो दूध से आइसक्रीम बनी, जो उसके अंदर मशीनरी यूज हुई, जिसने दूध को मिक्स किया, जो उसके अंदर बॉयलर यूज हुआ, जिसने दूध को फटाफट ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा किया, जिसने दूध को ठंडा किया बाद में, जिसने मिक्स किया, वो सारी की सारी जो मशीनरी थी वो कौन सी थी, टेंजिबल आइटम, हम जिनको छू सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, वो चीज क्या था, वो कंपनी के लिए बेटा पीपी था, वो था पीपीई। क्योंकि वो कंडीशन क्या है, टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर, वो टेंजिबल आइटम है जो कि हेल्ड कर रहा है फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या ये था फर्स्ट पर्पस, हमने जो बात की अमूल आइसक्रीम वाली की, ऐसी कोई भी सामान हो सकता है। सेकंड, फॉर रेंटल टू अदर, फॉर रेंटल टू अदर, आपके पास एक बिल्डिंग थी, आप बोलते कि मैं अभी कुछ यूज नहीं कर रहा, मैं बिल्डिंग को रेंट पर दे देता हूं। बिल्डिंग क्या है, टेंजिबल आइटम। आपने क्या यूज किया उस बिल्डिंग का, आपने उस बिल्डिंग को क्या दे दिया, रेंट पर दे दिया, आपकी पीपी में आ जाएगी। क्योंकि पीपी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन में ही जाना है, डेफिनेशन समझ गए ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सी इंस्टीट्यूट तो क्या, जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को खुद बनाया है वो भी आपको नहीं हरा सकता। डेफिनेशन के ऊपर बेस कमजोर होना, बेस स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर डेफिनेशन में आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, मैं सच बता रहा हूं 80 तो क्या 100 नंबर भी आपके आ जाएंगे, आप मार नहीं खा सकते। देयर आर टू कंडीशन, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप में हिम्मत होगी वो क्वेश्चन सोल्व करने की। क्योंकि एक बात बताओ ना, जो इंसान क्वेश्चन पेपर को ड्राफ्ट करेगा, जो बनाएगा क्वेश्चन पेपर को, वो भी तो एक इंसान है ना। वो क्वेश्चन कहां से बनाएगा, वो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, ये पढ़ के प्रोविजन पढ़ के कि ओके पीपी आ रहा, टेंजिबल आइटम, डेट हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, मतलब या हेल्ड फॉर रेंटल या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, या वो पीपी टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए, कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए तब भी हमारा पीपी में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और फॉर हेल्ड फॉर
रेंटल टू अदर और फॉर एडमिन पर्पस, सेकंड कंडीशन दैट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी, ये एंड है बेटा, एंड है, ये दोनों पूरी होनी चाहिए। यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, ऑब्वियस सी बात है यार, 1 साल तक तो होनी चाहिए ना। क्यों सर? क्योंकि ये आपका असेट है, ये आपका असेट है। अगर असेट है, और ये कौन सा असेट है? नॉन, कौन सा असेट है? नॉन करंट असेट, जो करंट नहीं है। और नॉन करंट कौन सा होता है? जो कि 12 मंथ से ऊपर का होता है। याद रखना, 12 मंथ से ऊपर का जो भी कोई असेट होगा वो हमेशा नॉन ही होगा, नॉन करंट। ये 2 कंडीशन आपको दे दी गई यहां पे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पीपी क्या है? आपकी असेट है। पीपी क्या है? आपकी असेट है। हम जब फ्रेमवर्क चैप्टर पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, अब आप बोलते हो कि सर फ्रेमवर्क अगर हम नहीं पढ़ते तो आपको ये बात नहीं समझ आती। हमने जब फ्रेमवर्क पढ़ा तो फ्रेमवर्क के अंदर हमको असेट का मीनिंग समझाया। क्या मीनिंग था? असेट इज अ रिसोर्स। याद होना चाहिए आपको, अल्टीमेटली असेट इज एन रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। एंटिटी के ऊपर कंट्रोल होना, एंटिटी उसको कंट्रोल करनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी एंटिटी को मिलना चाहिए। उसके साथ उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी एंटिटी को मिलना चाहिए। सर मतलब अगर इन चीजों का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को नहीं मिलता तो क्या वो आ जाएंगी? नहीं आएंगी बेटा, वो पीपी हो नहीं सकती। सर कैसे लगेगा पता? कहां लिखा है? आगे बताया जाएगा। ये तो अभी आपकी नॉलेज के लिए आपके माइंड में मैं इंसर्ट कर रहा हूं, बेस बना रहा हूं कि आगे पढ़ने वाले हैं समझ जाओ। सर ये तो पता लग गया। सर ये एडमिन पर्पस क्या होता है? ये तो बता दो, ये तो बता दो। कब तक छुपाओगे हमसे? ये क्या गम लेके छुपा रहे हो भाई? मेरा क्या गम है? मैं तो एडमिन पर्पस अभी बता दूंगा। एडमिन, अब एक बात बताओ, जो अमूल कंपनी है, हम तो अमूल पे ही लेके जाएंगे। सर हमें तो अमूल पे ही मरना है, हमारा जीना मरना अमूल पे आ चुका है सर। अब ठीक है ना बेटा, एक ही एग्जांपल लेते हैं तो समझ आ जाएगा। अमूल कंपनी ने आइसक्रीम तो बर दी, तैयार कर दी आइसक्रीम, मशीन यूज हो रही है। अब एक बात बताओ, वहां पे कुछ तो इंसान बैठा होगा जो काम कर रहा होगा, किसका? अकाउंट्स का। और कुछ तो इंसान होगा जो काम कर रहा होगा, किसका? रॉ मटेरियल परचेस का, रॉ मटेरियल सेल का, कोई चीजों का, कुछ भी चीज का। उस अमूल कंपनी की कोई बिल्डिंग तो होगी ना, अमूल कंपनी की कोई बिल्डिंग भी तो होगी जहां पे इस कंपनी का सीएफओ, सीईओ, कंपनी के एम्प्लॉइज बैठे रहेंगे। सारे बंदे तो वहां पे नहीं होंगे ना जहां पे आइसक्रीम बनती है। वो तो उनका कौन सा प्लांट है? वो उनका प्लांट है बेटा, उनका वो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लेकिन उनका जो हेड ऑफिस है वो कहीं और होगा। और उस चीज को क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। मतलब कि जो आप ऑफिस के अंदर सामान यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां पे वो क्या यूज करते हैं? कंपनी का दिया हुआ लैपटॉप यूज करते हैं, कंपनी का दिया हुआ मोबाइल फोन यूज करते हैं। और वो जहां पर बैठ के काम करते हैं, मतलब किस पे बैठते हैं? चेयर पे बैठते हैं। क्या लेते हैं? उनके पास फर्नीचर होता है बेटा। और उनके पास क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनी की बिल्डिंग होती हैं, जो बिल्डिंग में काम करते हैं। अगर टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर एडमिन पर्पस, मतलब इन सभी को हम एडमिन पर्पस बोलते हैं। समझ गए? चलिए, ये लिखा हुआ सर, फिर भी बता दिया मैंने। फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग, पर्सनल एंड अदर फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉई। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोलता है? इसको स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो। क्या बोलता है? आइटम ऑफ पीपीई में आल्सो एक्वायर्ड फॉर, क्या बात है भाई साहब, आइटम ऑफ पीपीई, ठीक है, में आल्सो भी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन। कहता है पीपीई की हम एक्वायर कर सकते हैं सेफ्टी या एनवायरमेंटल रीजन से। एक बात बताओ, आप कंपनी में जाते हो, आप किसी बड़े होटल में गए होंगे, आप सी इंस्टीट्यूशन में गए होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स में गए होंगे, आपके स्कूल के अंदर भी आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर पड़े होते हैं। याद करो। सर इतना क्यों धमका रहे हो? अरे धमका नहीं रहा यार, नहीं धमका रहा, याद करो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जो सिलेंडर होते हैं टंगे, उसके ऊपर एक फोंपू फोंपू होता है, बना फोंपू, हमने कभी यूज होता नहीं देखा, लेकिन वो जो गैस के सिलेंडर रखे होते हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए रखे होते हैं। क्या सर जो गैस के बड़े बड़े सिलेंडर हैं, क्या वो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगे? क्या बात कर रहे हो सर, हमारा माइंड तो बड़ा तेज है, हम तो बड़े ताकतवर हैं, हम तो इतना सोच पा रहे हैं कि जो गैस के सिलेंडर हैं, जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर होते हैं, जो कोई भी चीज होती है जो सेफ्टी पर्पस के लिए है, कोई इन्वायरमेंटल के लिए है, क्या वो पीपी में आ जाएंगे? सर बिल्कुल आ जाएंगे। क्यों सर?
लेकिन एक बात बताओ ना सर, वो डायरेक्टली कहां इंपैक्ट कर रहा है? क्योंकि आपने बोला था असेट वही है जो डायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट दे, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, वो चीज के अंदर वो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्योंकि अगर बाय चांस अगर कुछ हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर है ना, वो आग को फटाफट रिमूव करने में हेल्प करेगा, जिससे कंपनी का इनडायरेक्टली बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। तो उसको भी हम पीपी मानेंगे। यस लिखा हुआ है, ये खुद पढ़ना बेटा, खुद पढ़ना पड़ेगा, देखो नहीं तो माफ नहीं करेगा भगवान, ठीक है ना? मैं तो माफ कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता। सच आइटम ऑफ पीपी क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज असेट, उनको भी असेट मानूंगा। अब आपको लगा पता, आप इन आर्टिकलशिप अगर आप किसी कंपनी की ना ऑडिट करने जाओगे और वहां पे अगर गैस के सिलेंडर होंगे, आपको चेक करना है कि वो गैस के सिलेंडर असेट में शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वहां नहीं शो रहे ना, तो बोल देना, अरे सर कार्तिक सर से पढ़ के आए हैं यार, वो गैस के सिलेंडर तो पीपी है हमारे, कहाँ है वो, क्यों नहीं दिखा रहे? आपके बॉस, आपके जो सीनियर है, उनके कान खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे वाह भाई वाह, इतना तो हमको भी नहीं पता था, जो इसको पता है, इस छोटे से को पता है, इस छोटे से को अभी तो आया आर्टिकलशिप में, 1 साल का हुआ नहीं है, अभी तो आया, इसको पता है। सर पता है ना, हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आए हैं। तो ध्यान देना, वो भी असेट हैं, क्योंकि वो एंटरप्राइज को देंगे इन एक्सेस ऑफ ड्राइविंग द एक्वायर्ड। ये एग्जांपल है, आप खुद पढ़ लेना। क्या बोलता है? केमिकल मैन्युफैक्चरर एग्जांपल है। ऐसे ही गलती है, इसको ना बोल्ड करना चाहिए था, इसको हाईलाइट करो बेटा ऐसे। क्या बोलता? ए केमिकल मैन्युफैक्चरर है, may install new chemical handling process to comply with the environmental requirement। कहता है कंपनी को इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक हैंडलिंग प्रोसेस लगाना पड़ेगा जो कि उसको ठीक होगा। एक बात बताओ, स्टोरेज ऑफ केमिकल क्या बोलता है? ये क्या होगा? असेट सर, 100% असेट होगा, क्योंकि सर यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि आइटम ऑफ पीपीई, देखो हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे, आइटम ऑफ पीपीई में आल्सो बी एक्वायर्ड फॉर अ सेफ्टी रीजन, सच आइटम ऑफ पीपीई क्वालिफाई एज असेट, क्योंकि वो एंटरप्राइज को बेनिफिट देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। देखो हम सीधा नहीं पढ़ते, हम लिंकेज से पढ़ते हैं, आपको लिंकेज से ही समझाया गया था। मैं आपको ऐसा नहीं हूं कि पागल हूं मैं कि मैं सीधा ही ऐसे आ गया कि ऐसे पढ़ो, हम ऐसे चलते हैं, नहीं दोस्तों, आपकी क्वालिटी के लिए ही आपको समझाया गया था। अब चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बम फोड़ेंगे इस चीज पे, अभी हम नहीं रुकेंगे भाई, आपकी इतनी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा, चाहे 5-10 लेक्चर फालतू हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कमी नहीं होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे बम फोड़ते हैं। क्या बोला था? लिविंग एनिमल। कहता AS10 डज नॉट अप्लाई, AS10 अप्लाई नहीं होगा। क्या लिविंग एनिमल किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल असेट का पार्ट है। लिविंग एनिमल किसका पार्ट है? बायोलॉजिकल असेट का पार्ट है। और क्या बोला था? AS10 रिवाइज डज नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा इफ डेफिनेशन ऑफ पीपीई नॉट मेट, अगर डेफिनेशन मेट नहीं हुई, दैट मींस अगर डेफिनेशन मेट हो गई पीपीई की, तब ये अप्लाई हो जाएगा। डेफिनेशन क्या थी? चलो तो बैक चलते हैं। डेफिनेशन, टेंजिबल आइटम किसके लिए बोला है? लिविंग एनिमल के लिए बोला है। देखिए लिविंग एनिमल के लिए, क्योंकि अगर प्लांट है वो तो ऑटोमेटिक उस पे AS10 अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो एक बीरियर प्लांट होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सिर्फ एनिमल की बात करते हैं जो कि लिविंग एनिमल है। लिविंग एनिमल एक टेंजिबल आइटम है या नहीं है? सर उसको छू सकते हो ना? बिल्कुल छू सकते हैं। तो मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कोई भी एनिमल की। लेकिन वो क्या बात बोल रहा है भैया? क्या बोलता है? कंडीशन 1, एनिमल, लिविंग एनिमल, सोचो लिविंग एनिमल हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई सर्विस। सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यूज की बात की है यहाँ पे, देखो भैया यूज की बात की है। सर अगर आप ना ये सोच रहे हो सर सॉरी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ठीक है कुछ लोग खाते भी हैं, नॉनवेज खाते भी हैं। नॉनवेज बनता किस चीज का है? ऑब्वियस ही बात है सर, वो जो भी जानवर होते हैं नॉनवेज वहीं से बनता है, लेकिन नॉनवेज कभी भी जहां से बनता है वो आपका पीपी नहीं हो सकता। वो कहां पे जाएगा? इन्वेंट्री में जाएगा।
वो कहां पे जाएगा? इन्वेंट्री में, क्योंकि वो सामान आप सेल कर रहे हो। यहां पे सिर्फ यूज की बात करी है, सप्लाई में ये इम्पॉसिबल है, यहां पे पीपी में नहीं जा सकता। लेकिन हेल्ड फॉर रेंटल फॉर अदर, आपके पास डॉग है, डॉग, आपने डॉग किसी को दे दिया रेंट के लिए और पैसे आ रहे हैं, क्या वो पीपी बन जाएगा? बन जाएगा डेफिनेटली, अगर वो 12 मंथ से ऊपर यूज हो जाता है, ठीक है। या हेल्ड फॉर एडमिन पर्पस। सर इसका कोई एग्जांपल दो ना। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये यहां बन जाएगा यूज इन द प्रोडक्शन, यहां पे हो जाएगा क्या? यहां पे हो जाएगा काउ, यहां पे आ जाएगी काउ। गाय माता है, गाय माता से जो दूध निकलता है ना, जो गाय माता है वो पीपी बन जाएगी अगर आप उसका, गाय माता जी का दूध सेल कर रहे हो, क्योंकि दूध क्या है आपकी? दूध क्या है आपकी? इन्वेंट्री। लेकिन अगर काउ है, गाय माता जी हैं, अगर आपके पास हैं, तो वो आपकी पीपी बन जाएंगी, क्योंकि अगर वो यूज हो रही हैं प्रोडक्शन पे मिल्क के, ठीक है। और यहां पे रेंटल एडमिन, आपके पास डॉग है, आपने डॉग को रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी जो पर्पस है वो आपका एडमिन पर्पस है, वो डॉग भी फिर आपका पीपी में कवर हो जाएगा, जिसको नाम दिया गया लाइव स्टॉक, जिसको नाम क्या दिया गया? लाइव स्टॉक। मतलब ऐसे चीजें जो आपके लिए काम की हैं। गाय माता है, बकरी का दूध मिलता है तो आ जाएगी, लेकिन अगर बकरी आपके पास है लेकिन आपका पर्पस क्या है? आप उनको काट के बेच रहे हो, तब आपकी वो पीपी नहीं होंगी, तब आपकी कहां पे जाएंगी? इन्वेंट्री में। लेकिन अगर आप बकरी का दूध बेच रहे हो तब आपकी वो पीपी हो जाएंगी, क्योंकि वो यूज हो रही है दूध के लिए, उनका खुद सेल नहीं हो रही, बकरी खुद सेल नहीं हो रही, उनका दूध निकल के सेल हो रहा है। समझ गए? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? घुस रहा है नहीं घुस रहा? अरे सर इतना तो पढ़ लिया आपने सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी सलाम ठोकता हूं आपने। अब आता है रिकॉग्निशन। सर पीपी में तो आ गया, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के आए थे, क्या था? रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। पीपी क्या बोलता है? रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। पहले तो आपको पता करना पड़ेगा पीपी क्या है, पहले तो आपको पता करना पड़ेगा पीपी क्या है। वो पता हो चुका है कि पीपी क्या है? टेंजिबल आइटम है, हेल्ड विच इज हेल्ड फॉर यूज सेलिंग, यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर, हेल्ड फॉर एडमिन पर्पस एंड यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। ये तो पीपी था, ये तो आपने पीपी पढ़ लिया कि पीपी ये था, लेकिन अब इसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी? सर ये कहां पढ़ा? अभी बताता हूं यार, कहां भाग रहे हो आप? नहीं भाग पाओगे दोस्तों, बताता हूं। आपको एक एक वर्ड की खोद खोद के मीनिंग बताया जाएगा, आपको देखा जाएगा भी नहीं वैल्यू है एक वर्ड की। देखो पढ़ के आए थे ना यहाँ पे, इतना बड़ा हमने कितना कांटे मोटे मारे यहाँ पे, देखो पढ़ के आए थे यहाँ पे पर देखो देखो क्या रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। अभी तो हमने पीपीई का मतलब ही समझा है, अभी तो हमने पीपी का सिर्फ मतलब समझा। सोच रहे हो अभी हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं पीपी क्या है, किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। अभी हमने जितना भी लेक्चर किया, देखो कितना लेक्चर हुआ, ओके। अभी हमने 1.5 घंटे के अंदर सिर्फ ये समझा है कि पीपी क्या है। ओहो सर, इस एक वर्ड का मीनिंग समझने के लिए हमें 1.5 घंटा लग गया। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन कि 1.5 घंटा सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग समझने में लग रहा है आपको। अब आते हैं रिकॉग्निशन पे, कैसे रिकॉग्निशन होगा, सोच रहे हो ना आप? बहुत बढ़िया, अच्छा होगा। अब आगे रिकॉग्निशन फॉर पीपी। अभी तक कुछ मुश्किल था यार सर, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन करेंगे सोल्व, टाइम आएगा सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चिंता ना करो। अभी पहले कॉन्सेप्ट तो बना लो, बेस तो बना लो। एस किसका? एएस 10 का, पीपीई का। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपीई, क्या क्राइटेरिया है बताया था आपको? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई, जो आपकी आइटम है पीपीई की, जो भी उसकी कॉस्ट आएगी शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन असेट। वो तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। मान लो वो पीपी में फंस गया कि वो पीपी है, लेकिन रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा? मतलब बैलेंस शीट के अंदर वो असेट में कैसे बैठेगा? वो तब बैठेगा जब ये दो बातें पूरी होंगी, जब ये दो बातें पूरी की जाएंगी। क्या? इफ एंड ओनली इफ एसेट तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो पीपी इट इज
प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। सर अगर बात ना भी लिखता तब भी डीम्ड होती है, क्योंकि असेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड। असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल डायरेक्टली फ्लो टू द एंटिटी फॉर दैट आइटम। तो पहला ये हो गया टू द एंटरप्राइजेस, एंड साथ में द कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और जो भी उसकी कॉस्ट है वो मेजर होनी चाहिए, तब आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सर अब दूसरा सवाल, अब ये कॉस्ट का मीनिंग क्या है? जैसे इन्वेंट्री के अंदर हमने समझा था ना भी कॉस्ट के पार्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट, ये सारी पीपी की बातें में भी आएंगी। क्योंकि बेटा पीपी की अगर बैलेंस शीट में कोई अमाउंट आएगी वो कैसे लगेगी, कैरिंग अमाउंट कौन बताएगा, कैसे कैलकुलेट होगी, ये पीपी ही बताएगा। AS 10 ये दो हैं कंडीशन की होनी चाहिए, तब रिकॉग्नाइज हो जाएगा। मान लो पीपी रिकॉग्नाइज भी हो गया, अब बात आती है कॉस्ट भी होनी चाहिए रिलायबली मीनियल। अभी क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है ये, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअली। देखो ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है। अगर आपको लगता है ना छोटी चीज है, क्या करोगे सब पढ़ के, नहीं नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, छोटी चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम की बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी। क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन असेट इफ एंड इफ ओनली, मतलब कॉस्ट ऑफ एन आइटम, आइटम लिखा है बेटा, ध्यान से हाईलाइट करो इस चीज को। क्यों, क्या करेंगे सर करके हाईलाइट, क्या काम है इसका, अरे बताऊंगा अभी, देखना अभी दिमाग हिल जाएगा आपका। क्या बोला, कॉस्ट ऑफ एन आइटम, अरे सर आइटम की बात कर रहा है, पूरे असेट की बात नहीं कर रहा। मतलब सर अगर आपका एक पीपीए है, उसका अगर कोई छोटा मोटा पार्ट गुम गया या चेंज करना पड़ा, और वो भी तो एक आइटम है, वो भी तो आइटम है। इसने पूरा का वर्ड यूज नहीं किया, एक एक वर्ड में एक एक शब्द के अंदर मीनिंग है इसके। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई, मतलब आइटम ऑफ पीपीई, आइटम ऑफ पीपीई भैया, या तो वो पूरी की पूरी पीपी हो सकती है, और डेट्स वाई उसने पीपी का मतलब क्या डिफाइन किया, इंटेंजिबल आइटम। उसने ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरी की पूरी प्लांट, नहीं भैया, इंटेंजिबल आइटम। कहता छोटा मोटा पार्ट भी जो रिप्लेसमेंट किया आपके, वो भी पीपी बन जाएगा अगर उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको असेट में पढ़ के आए थे, मतलब कम से कम 1 साल तक उसका बेनिफिट एंटिटी को मिलना चाहिए। एंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। समझ गए? इट मे बी, नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। इट मे बी एप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम। कहता ठीक है यार, कोई ऐसी आइटम है जो कि जिसकी वैल्यू बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, फॉर एग्जाम्पल टूल हो गया, डाइज हो गए, आप उसमें ऐड करके शो कर सकते हो। और क्या बोलता है, अगर एंटरप्राइज को लगता है कि वो बहुत ही छोटी चीज है, कोई 20 रुपए का सामान है, कोई 100 रुपए का सामान है, वो काम कर सकता है, पीपी में नहीं दिखा सकता, सीधा का सीधा पीएनएल में डाल दो, खत्म कर दो। क्यों सर, हम पढ़ के आए थे 3 कॉन्सेप्ट, क्या उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट था, वो था आपका मेटरलिटी का कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेटरलिटी का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। वो क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटरलिटी, अगर कोई चीज इमैटेरियल है जिससे फर्क नहीं पड़ता किसको, यूजर्स को, उसको आप एक्सपेंस ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाओ भैया, आ जाओ, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। when do we apply the above criteria for recognition? when do we apply the above criteria for recognition? कब अप्लाई करेंगे? देखो भाई साहब ये क्या बोलता है, an enterprise is evaluate under this recognition principle, हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं, all its cost on PP at the time they are incurred। जब कॉस्ट इनकर हुई, मान लो आज इनकर हुई, तो आज ही आपको देखना है, आज ही आपको इवेल्युएट करना है कि वो होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं होगी कॉस्ट खर्च आज करिए, पैसा 20 साल बाद चेक कर रहे हो, अरे भाई साहब पहले कॉस्ट खर्च करी थी, देख लो पीपीआई नहीं है। नहीं भाई नहीं, जिस दिन पैसा खर्च हुआ है, जिस दिन कोई आइटम और पीपीई पे पैसा खर्च हुआ है, उसी दिन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड,
कॉस्ट, आपने बिल्डिंग परचेस करी, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट लगी टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट आइटम ऑफ पीपी, कोई भी कॉस्ट है, कोई भी चीज है जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है पीपी की, वो पीपीए में आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग में कॉस्ट लगी है, बिल्डिंग क्या देगी आपको, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी एंटिटी को। सब्सिक्वेंटली मान लो एक बार हमने बिल्डिंग पे पैसा लगा दिया, उसके बाद हम फिर पैसा लगा रहे हैं, क्यों सर, बिल्डिंग की हमने नई छत बनवा दी, या बिल्डिंग की कोई छत टूट गई थी उसको ठीक करवा दी, आ गया ना, टू ऐड और रिप्लेस पार्ट और सर्विस इट, ये भी आपकी कॉस्ट हो जाएगी पीपी के अंदर शामिल। क्यों, क्योंकि वो उसका अगर उस चीज से बेनिफिट हो रहा है और कंपनी को फ्यूचर में लग रहा है कि उसका बेनिफिट एक साल तक कम से कम मिलेगा, तो उसको पीपी में कंसीडर कर लेगी। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय, हम AS2 के अंदर भी पढ़ के आए थे, ध्यान रखना, भूलना मत, मैंने कहा था आपको, बार बार बोल रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विस इक्विपमेंट, मैंने कहा था अगर ये चीजें पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं, पीपी मतलब टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर द यूज फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड टू रेंटल टू अदर, थर्ड एडमिन पर्पस, एंड वो कम से कम 12 मंथ तक होना चाहिए। अगर वो स्पेयर पार्ट कोई भी इक्विपमेंट एंड सर्विसेज इक्विपमेंट को डेफिनेशन में सेटिस्फाई हो गया, डेफिनेशन में आ गए, तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर लेना पीपीई एज पर AS 10। लेकिन अगर वो नहीं आता AS में, जो पीपी की डेफिनेशन को फेल कर गए, उसमें नहीं फिट बैठे, तो कहां जाएगा, AS 2 में जाएगा, इन्वेंट्रीज के अंदर। ये भी आपको बात बताई गई थी AS 2 के अंदर ही, इसलिए अभी आपको और अच्छे से आ गई होगी ये वाली बात भी। क्या बोलता है भाई साहब, एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन इलस्ट्रेशन 1। अरे सर स्टार्ट होगा यार, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आप तो धुआंधार हो, कर दोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व, अब तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलता, एंटिटी ए, एक एंटिटी है ए नाम की, ए सुपरमार्केट चेन। अरे सुपरमार्केट का मतलब है वो बड़े बड़े, उसके बाद सुपरमार्केट के मॉल हैं, वो बड़े बड़े सामान बेचती है। इज रेनोवेटिंग का मतलब होता है रिपेयर करवाना पूरा के पूरे को। जैसे कि आपका कोई हाउस है, आप बोलते हो ना, पापा इसको हम काम करते हैं ना, घर थोड़ा ठीक तो हो रखा नहीं, हम इसको दोबारा रेनोवेट करवा लेते हैं, मतलब उसी घर को ठीक करवाना, और उसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। एंड एक बात ध्यान रखो, अगर हमने उस घर को ठीक करवाया, वो घर हमें काफी टाइम तक आगे बेनिफिट हमें कंफर्म वो एलोकेट देगा। तो वैसे ही क्या बोलता है, एंटिटी एक सुपरमार्केट चेन है, इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर, उसका एक बड़ा स्टोर है, लाइक इजी डे हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, उसको वो रेनोवेट की सोच रही है। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस, जब वो रेनोवेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत ही ज्यादा स्पेस होगा आफ्टर द रेनोवेशन, एंड उसके अंदर वो एक रेस्टोरेंट भी होगा। बजट बनाए उसने विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल। वो क्या बोलती है, अगर हमने रेनोवेट किया, हमारी सेल बढ़ जाएगी, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइजेस, एंड हम पढ़ के आए हैं एन आइटम ऑफ पीपीई, चाहे कॉस्ट आज लगी हो, चाहे 2 साल बाद लगी हो, चाहे 3 साल बाद लगी हो, जब भी किसी पीपी पे कोई कॉस्ट लगती है, जब कॉस्ट खर्च हुई, हमने चेक करना है पीपी है या नहीं है। क्या बोलता है, स्टेट वेदर कैपिटलाइज का मतलब होता है कि क्या वो पीपी की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी या वो जाएगी P&L के अंदर। बताओ बेटा, ये पीपी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी या नहीं होगी। सर डेफिनेटली ऐड हो जाएगी पीपी की कॉस्ट के अंदर, इट शुड बी कैपिटलाइज, क्योंकि इससे एंटिटी की सेल इंक्रीज हो रही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर 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 फ्यूचर, समझ गए ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट खर्चा लग रहा है पीपी के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में जो हमने बिल्डिंग एक्वायर करी, अब एक बात बताओ, ये क्या बोलता, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, नॉर्मल खर्चा आपका डे टू डे का। अब आपकी मान लो घर में एसी लगवा लिया आपने, हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं यार, आपने घर में एसी लगवा लिया, आपके लिए वो क्या है, आपकी, चलो घर से छोड़ो, आपकी कंपनी है जिसका नाम है पीके कंपनी,
ठीक है। पीके कंपनी है मान लो आपकी, आपने एसी लगवाए 20-25 एसी लगवा लिए, वो आपके लिए क्या है, पीपीई है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में कोर्स खर्च करी थी। पीपी क्यों है, क्योंकि सर हमारे एसी यूज हो रहे हैं एडमिन के लिए, हमारे स्टाफ बैठता है वहां पे हमारा काम करता है, तो उसके लिए एसी यूज हो रहे हैं, वो हमारा है एडमिन के लिए। पीके कंपनी ने एसी लगवाए, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आई वो क्या बन गई, पीपी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, अगले साल इसने क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब पीपीई एक्वायर करने के बाद, पीपी की एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट लगी उसका हमें अभी तक जिक्र नहीं किया, ध्यान रखना। पीपी की एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट लगी उसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया भी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, पीपी एक्वायर करने के बाद हमारी जो कॉस्ट लगी उसकी बात कर रहे हैं। अब मैंने एसी लगवा लिया 15-20 एसी, अब हर साल एसी क्या होती है, रिपेयर होती है, उसकी सर्विस होती है। अब एसी की जो है सर्विस वो तो होनी ही होनी है, उसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी, तो वो खर्चा क्या आपका ऐसा है कि जिससे एसी की लाइफ बढ़ जाएगी, नहीं सर, वो तो नॉर्मल आपका खर्चा है, रिपेयर का नॉर्मल खर्चा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे एक साल की वैल्यू नहीं बढ़ती, फ्यूचर बेनिफिट नहीं आएगा आपको, तो वो पूरे के पूरे खर्चे कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। वो सारे के सारे खर्चे, अगर कोई ऐसे खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, कहां जाएंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट P&L में जाएंगी। लेकिन अगर कोई एसी के अंदर कोई स्पेयर पार्ट फिट होता है, कोई पार्ट फिट होता है उसके अंदर, कोई मीटर फिट होता है, उसका रिमोट चेंज होता है, कोई चेंज होता है, तब वो पीपी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके अगर पार्ट चेंज किए हैं तो वो पार्ट हमको बेनिफिट देंगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अगर पार्ट चेंज करते हैं तभी वो एसी काम करेगा। समझ गए ना। देखो, एन एंटरप्राइजेस डू नॉट रिकॉग्नाइज डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट, छोटे मोटे रिपेयर के खर्चे, छोटे मोटे आपके मेंटेनेंस के खर्चे, छोटे मोटे आपके सर्विसिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। लेकिन अगर कोई पार्ट का खर्चा है, कोई आपका स्पेयर पार्ट चेंज हो रहा है, कोई रिप्लेस हो रहा है पार्ट, वो आपकी पीपी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमने यहां भी पढ़ के आए थे चीज को, यहां भी हमने पढ़ी थी कि सब्सिक्वेंट जो कॉस्ट लगेगी टू ऐड और रिप्लेस पार्ट और सर्विस किट। समझ गए, चलो। अब आती है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपीई। रिप्लेसमेंट आपको बताया था ना भी, किसी किसी के लिए पार्ट बदलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल बेटा, एक होता है एयरक्राफ्ट, बैठो प्लेन के अंदर, प्लेन, उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एयरक्राफ्ट का, प्लेन के इंजन, प्लेन के इंजन्स, ओके, प्लेन के इंजन। अब जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसका रूल है कि हर कंपनी को प्लेन के इंजन 5 साल के बाद चेंज करने पड़ेंगे, हर कंपनी को अपने प्लेन के इंजन 5 साल के बाद चेंज करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, जो इंजन उसने ओल्ड निकाल दिया, नया फिट कर दिया, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा पीपी की, क्या वो कैपिटलाइज होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर कैपिटलाइज, क्योंकि उस इंजन फिट होने के बाद अपना प्लेन परफेक्ट हो जाएगा, फिर वो हवा में ऊपर जा सकेगा। उससे क्या होगा, अगर हमारा वो इंजन फिट हुआ तो हम वो प्लेन को रन कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारी कंपनी की इनकम होगी, क्योंकि प्लेन अगर उड़ेगा उसमें कौन बैठे होंगे, यात्री बैठे होंगे, वो क्या देंगे, पैसे देंगे, उससे कंपनी की इनकम हो जाएगी। ठीक है, चलो, वो क्या बन जाएगा, पीपी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ पीपी, ये इट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपी, लिख लो यहां पे, इट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपी, लिख लो, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई, लिखो लिखो। एग्जाम्पल क्या बोला है, ए फर्नेस में रिक्वायर रिलीनिंग आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर ऑफ यूज। एयरक्राफ्ट बोलता है कि चेंज करो मेजर पार्ट ऑफ कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट, रोप, ये पूरे के पूरे, रिप्लेसिंग द इंटीरियर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग एंड टू मेक अ नॉन रिकरिंग रिप्लेसमेंट। आपने किया क्या, वॉल की रिप्लेस करके नहीं पीओपी करवा ली, कुछ और करवा लिया, उससे क्या होगा, वैल्यू बढ़ती है उस चीज की, क्योंकि ये नॉर्मल छोटा मोटा खर्चा नहीं है, ये नॉर्मल छोटा मोटा खर्चा नहीं है बेटा, इससे आपकी कंपनी को, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। हैव यू अंडरस्टैंड। चलिए सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया, ये आ गया मेजर इंस्पेक्शन। अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन है, मैंने बताया है आपको, देखो
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बता दिया, एन एंटरप्राइजेज क्या बताया मैंने आपको कि जो भी नई चीज लगी है उसको उसकी कॉस्ट में ऐड कर लेना, और जो ठीक समझ गया ना, इफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कॉस्ट पता लगनी चाहिए, उसकी कॉस्ट को ऐड कर लेना। द कैरिंग अमाउंट, और जो हमने इंजन को चेंज किया, अब जिस इंजन को हमने चेंज किया उसकी कुछ तो अमाउंट हमारी उसमें आ रही होगी ना बैलेंस शीट में, तो क्या बोलता है उस अमाउंट को बाहर फेंक दो, जो इंजन रिप्लेस किया जो खर्चा है उसको ऐड कर दो, बस वही बात है। द कैरिंग अमाउंट मतलब ऐसी अमाउंट जो पीपी के अंदर थी, जो हमने रिप्लेस किया उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे इन अकॉर्डेंस विद द डी रिकॉग्निशन जो प्रोविजन है स्टैंडर्ड्स के। ठीक है बेटा। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन आपको बताया गया था, अगर कोई बड़ी रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐड करनी पड़ेगी पीपी की कॉस्ट के अंदर, और जो पहले वाली कॉस्ट है उस इंजन की जो पड़ी है उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्नाइज का मतलब है उसको बाहर फेंक देना बैलेंस शीट से, समझ गए। इलस्ट्रेशन 2, व्हाट हैपेंस इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट या इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफिकेबल। इसका आंसर खुद ही आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ पीपीई, अभी आता है मेजरमेंट, मतलब कि आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, बारी आती है मेजरमेंट ऑफ पीपीई की, वो हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहां तक समाप्त होता है, पूरा का पूरा आज का लेक्चर अपन का यहाँ पे समाप्त होता है। हमने पीपी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, एंड अच्छा लगा, मतलब कि बढ़िया हुआ। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पीपी। थोड़ा सा समझा देता हूं मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। कोई ऐसी बात नहीं है जो हवा में जा रही उड़ के, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। मेजरमेंट ऑफ पीपीई आपको कल ही बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आप सोचते रहोगे भी क्या है क्या है क्या है। चलिए, सो होपफुली लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड फील्ड अकाउंट्स विद कार्तिक जिंदल, रुकना मना है एंड आग लगा दो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हो सके तो हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाना, हम कभी भी किसी इंसान का ना चाहे बुरा, एंड बस खुश रहना यार, एंड हिम्मत मत हारना, हम जरूर पास होंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। आप ही रैंक होल्डर्स हो, आप ही आईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर हो, आपको ही जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा लेके जाना है, आपको अच्छा इंसान भी बनना है, ध्यान रखना, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको किसी का अच्छा सोचना है, सभी का। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आपका दोस्त ये कार्तिक जिंदल।